हेलो बच्चों, क्या हाल चाल तुम सबके। वंस अगेन वेलकम बैक आपके अपने प्यारे प्यारे जबरदस्त वाले एकदम बढ़िया वाले प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आपको इंतजार रहता है यार हमेशा से कि कुछ मजेदार करें। अच्छा, लास्ट टाइम कमेंट सेक्शन में मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा था, तो मेरे को एक ही कमेंट जो है वो एकदम मैंने मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड देखा। भूमि का कमेंट था वहाँ पे, राइट। तो उन्होंने बड़ा अच्छा से बताया कि सर होशंगाबाद जो है मेरे घर के पास ही पड़ता है, और साथ ही साथ मतलब बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भाई मेरे को जानने को मिली। इसके अलावा भी कुछ हमारे बच्चे हैं जो मतलब जिन्होंने बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे। ठीक है, एक बच्चे ने कहा था कि हाँ सर फिश मेरे को पसंद है। एक बच्चे ने और बड़ा अच्छा सा प्यारा सा कमेंट किया था इक्वालिटी को लेकर के। तो भाई बहुत सारे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जो थे मेरे को देखने को मिले, बट मेरा एक सवाल था जिसका जवाब मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं। तो भाई जिन बच्चों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है क्वालिटी वाले, राइट, तो प्लीज उसको जरूर से देखिएगा। और उसके बाद बच्चों साथ ही साथ मैंने वहां पे एक क्वेश्चन पूछा, एक सवाल पूछा है लास्ट में चैप्टर के, तो उसको कमेंट सेक्शन पे जरूर से आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए। फिलहाल बहुत बड़ी हैवी डिमांड आई थी कि सर रीजनल कल्चर्स पे एक वीडियो बना दीजिए, अगला वीडियो सर रीजनल कल्चर्स पे होना चाहिए। तो देखो आपकी डिमांड सराखों पर, और एक सस्ती एंट्री होने वाली और एक जबरदस्त शुरुआत होने वाली आपके आज के जबरदस्त टॉपिक यानी द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स की। चलिए तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ। कैसे आपको पता है सर के अंदाज में, तो भाई मैं हूं कौन, मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका अपना फ्रेंड एंड आपका अपना मेंटोर कुणाल दिस साइड, और आप हैं आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म यानी पीडब्ल्यू पे। तो बच्चे बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके एकदम जबरदस्त वाली डिमांड के चलते, यानी कि जिसमें आपने कहा कि सर रीजनल कल्चर शल्चर पढ़ा दो सर, बहुत मजा आता है ना। तो भाई हिस्ट्री के पन्नों से, हिस्ट्री के किताब से एक और खूबसूरत से चैप्टर आपके लिए मैं लेके आया हूं, दैट इज द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। ठीक है, तो बच्चों जब हम बात करते हैं कि यार ये आदमी उड़िया है, या बोलते हैं ये आदमी मलयाली है, तो बच्चे मलयाली जब आप किसी को बोलते हो तो आप उससे बहुत सारी चीजें कनेक्ट करते हो। पहली बात उसकी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, यानी इंसान मलयालम बोलता है। दूसरा उसके कल्चर के बारे में बात करते हैं, उसके लिविंग हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, उसके फूड हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जब कभी किसी को हम बोलते हैं कि अरे भाई ये इंसान बिहारी है, तो बिहारी का मतलब क्या होता है भाई, कहते हैं ना कि एक बिहारी सब पे भारी। तो भाई बिहारी का मतलब है पर्सन बिहार से ओरिजिनेट कर रहा है, बिहार से रिलेटेड है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज से कनेक्टेड है, वहाँ के कल्चर से कनेक्टेड है, वहाँ के ट्रेडिशन से कनेक्टेड है। तो ये सारी की सारी बातें बच्चे कहीं ना कहीं एक छोटे से वर्ड से मैक्सिमाइज आउट करते हैं, जज आउट करते हैं, राइट। अगर हम बोलते हैं अरे भाई पंजाबी अपना है ना, तो जब आप बोलते हो पंजाबी, तो पंजाबी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो इंसान कहाँ से बिलोंग करता है, बट उसका फूड, उसका लाइफस्टाइल, उसका बोलने का तरीका, उसका मतलब जो लिविंग स्टाइल है बच्चे, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें एक छोटा सा वर्ड डिपिक्ट करता है, राइट। और ये जितने भी बच्चे अलग अलग शब्द हैं, जितने भी अलग अलग कल्चर्स हैं, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं टाइम बाय टाइम, फ्रेम बाय फ्रेम बनते चले गए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा डिस्कशन है, वो इसी से स्टार्ट होगा, जहां पे हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी की, हम बात करेंगे राजपूत की, हम बात करेंगे यहाँ पे कथकली की यानी कथक डांस की, हम बात करेंगे चेराज और मलयालम की, और हम साथ ही साथ बात करेंगे नेशन स्टेट्स की। ठीक है, तो क्या करना है आपको भाई, ऐसे नहीं, देखिए क्या करना है आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूं कि बाबू मोशाय पढ़ाई मजेदार होनी चाहिए, लंबी नहीं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि आपको याद रखना है एक बात को, कि कैसे करना है स्टार्ट, अपने डिवाइस को या जिस भी चीज पे आप देख रहे हैं इस प्रॉपर वीडियो को, उसको कर लो फुल स्क्रीन, डिस्ट्रैक्शंस कर लो ऑफ, यानी पबजी और सब्जी दोनों के डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, यानी नोटिफिकेशंस कर लो बंद। और अगले 30-40 मिनट तक आप मेरे साथ चलने वाले हो एक ऑसम अमेजिंग जर्नी पे, जिसमें हम करेंगे टाइम ट्रैवल, जिसमें हम जाएंगे इतिहास के पन्नों में पीछे। चलिए, तो क्या आप तैयार हो, मैं तैयार हूं, और मिलके शुरू करते हैं हमारे इस खतरनाक वेपन का, जिसका नाम है पेनास्त्र। ठीक है, तो इस पेनास्त्र के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्यारे से जबरदस्त वाले अमेजिंग वाले टॉपिक की। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली बात तो ये कि पहली कहानी आती है चेराज और मलयालम की। तो लेट्स स्टार्ट बाय लुकिंग एट द एग्जांपल ऑफ चेराज एंड मलयालम। देखिए बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड अ रीजन, एक क्षेत्र और उसकी भाषा के बीच का एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल है चेराज और मलयालम का। देखिए चेराज के बारे में अगर आपने पढ़ा, हमने लास्ट टाइम काफी बार जब हिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़े हैं, तो चेलाज, चोराज, इनके बारे में डिस्कशन किया, राइट। चेराज जो थे बच्चे, वो केरला रीजन से बिलोंग करते थे, इनको हम केरला पुत्र के नाम से भी जानते हैं, राइट। सो जो चेराज हैं बेटा आपके, द चेरा किंगडम ऑफ महोदयापुरम, that was established in 9th century in southwest part of प्रेजेंट डे केरला। आज के जमाने में जिसको आप केरला कहते हैं, तो वहां पे चेराओं का किंगडम हुआ करता था। तो लेट्स राइट आउट अबाउट द चेरा किंगडम। चेरा किंगडम ऑफ
महोदयापुरम। महोदयापुरम, तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था आपका? दिस वॉज स्टैब्लिश्ड इन 9th सेंचुरी, दैट इज केरला, राइट नाउ। ऐसा माना जाता है कि भाई इस एरिया में, इस रीजन में मलयालम बोली जाती थी। मलयालम एक भाषा है। तो जो रूलर्स थे, इन्होंने मलयालम भाषा को और स्क्रिप्ट को अपने इंस्क्रिप्शंस में, जो पिलर्स बनवाए, जो आर्किटेक्चर्स बनवाए, उसके अंदर भाई मलयालम भाषा को इन्होंने इन्फ्यूज किया। तो इनफैक्ट ये पहला ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे रीजनल भाषा का प्रयोग किया गया है रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए, लिटरेचर मेंटेन करने के लिए, राइट। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल है जहां पे ये जो केरला वाला एरिया था बच्चे, यहाँ पे लोकली मलयालम भाषा बोली जाती थी। तो जब चेराओं ने अपना यहाँ पे किंगडम, अपना राज्य स्थापित किया, कहां पे? महोदयापुरम में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया बच्चे, जो मलयालम भाषा थी उसको अपने कोर्ट में, अपने डेली कामकाज में, अपने ऑफिशियल कामकाज में, और साथ ही साथ इंस्क्रिप्शंस के अंदर भी उसको इंक्लूड कर लिया, राइट। चलिए, तो छोटे छोटे पॉइंटर्स है बच्चों, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। मलयालम इन इंस्क्रिप्शंस एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, राइट। चलिए, अब इनकी कहानी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम, इसी समय पे जो चेरास थे, दे ऑल्सो ड्रू अपॉन द सांस्कृतिक ट्रेडिशंस, राइट। सांस्कृतिक बेसिकली यहां पे बात कर रहे हैं कल्चर की, राइट बच्चों। तो एट द सेम टाइम जब इन्होंने मलयालम भाषा को अपने कामकाज में, अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर एक जगह दी, वहां पे इसका यूटिलाइजेशन किया, तो ऐसे ही बच्चे इन्होंने साथ ही साथ जो सांस्कृतिक ट्रेडिशंस थे, आप जिसको कह सकते हो कल्चरल ट्रेडिशंस थे, उनको भी कहीं ना कहीं बच्चों ग्रो करना स्टार्ट किया। जैसे जो टेम्पल थिएटर ऑफ केरला है, विच इज ट्रेस टू दिस पीरियड, इट बोरोड स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स। तो यहाँ पे दो भाषाओं का यहाँ पे संगम हो रहा है, दो चीजों का यहाँ पे कोलैबोरेशन हो रहा है। देखिए कैसे, पहली बात तो कल्चरल डाइवर्सिटी को ये बिल्डअप कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो केरला का जो थिएटर था, थिएटर क्या होता है? जब आप ड्रामा परफॉर्म करते हैं, एक थिएटर में और एक लाइक जनरली मूवी हॉल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि थिएटर के अंदर बच्चों लाइव परफॉर्मेंस होती है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग है ना इस बात पे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं भैया थिएटर जा रहे हैं पिक्चर देखने, ठीक है। तो थिएटर जा नहीं जाते हो आप पिक्चर देखने, आप एक मूवी हॉल जाते हो किसी मूवी को देखने। जब आप थिएटर जाते हैं बच्चे, तो थिएटर में जा करके आप लाइव परफॉर्मेंसेस देखते हैं। जो ड्रामा वगैरह पोर्ट्रे होता है वो थिएटर के अंदर होता है, राइट। दैट इज कॉल्ड एज थिएटर, नॉट व्हाट यू सी इन द मूवी हॉल, राइट। तो दो चीजों के बीच में बहुत बड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, मजे की बात क्या है कि जो इनके जो थिएटर्स होते थे केरला में, जो ड्रामास होते थे, तो बहुत सारे संस्कृत भाषा में लिखी गई जो एपिक्स हैं, यानी कि बड़ी बड़ी कहानियां हैं, उनसे इंस्पायर्ड होते थे। तो यहां तक कहीं ना कहीं आप कल्चर का एक अमालगमेशन देख रहे हैं, कल्चर का एक मिक्सचर देख रहे हैं। जो पहला लिटरेरी वर्क है मलयालम में, दैट डेट्स अबाउट 12th सेंचुरी, एंड कहीं ना कहीं दैट इज डायरेक्टली इंडेप्टेड टू संस्कृत। कहने का मतलब है संस्कृत इंस्पायर्ड है। तो पहला मलयालम भाषा में कुछ लिखा गया है, पहला लिटरेचर जो लिखा गया है वो बैक इन 12th सेंचुरी है, एंड कहीं ना कहीं बच्चों दैट इज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम द संस्कृत कल्चर, राइट। इंटरेस्टिंगली 14th सेंचुरी का एक टेक्स्ट है, 14th सेंचुरी की एक किताब है, ठीक है, लिलितकम, दैट डील्स विद ग्रामर एंड पोएटिक्स। इसको कंपोज किया गया था मनी प्रवलम में, ठीक है। मनी प्रवलम मतलब दैट मींस डायमंड्स एंड कोरल्स, ठीक है। दैट रेफर्स टू टू लैंग्वेजेस, संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज। तो कहने का मतलब ये है कि भाई 14वीं शताब्दी की एक किताब है जिसका कॉम्पोजिशन जो है दो लैंग्वेजेस का मिक्सचर है, संस्कृत और आपका रीजनल लैंग्वेज यानी मलयालम, ठीक है। तो कहा जाता है कि दैट इज कंपोज्ड इन मनी प्रॉब्लम। तो मनी प्रॉब्लम का मतलब है डायमंड्स यानी हीरे, और कोरल्स, कोरल्स भी काफी खूबसूरत होते हैं, है ना। यानी कि आपको समुद्र के अंदर कोरल्स देखने को मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो जब मर जाते हैं तो धीरे धीरे कोरल्स फॉर्म करते हैं। तो बट खूबसूरत है बच्चे कि कई बार कोरल्स वगैरह के अंदर आपको काफी प्रेशियस चीजें भी मिल जाती हैं। तो इसीलिए दोनों भाषाओं को एकदम प्रेशियस बताया गया है यहाँ पे, ठीक है, डिनोट किया गया है, डिपिक्ट किया गया है। दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, राइट। तो जस्ट राइट दिस डाउन। टेम्पल थिएटर केरला इंस्पायर्ड
from Sanskrit. Then first literary work in Malayalam. This is important. In Malayalam, that dates back to 12th century. 12th century मान लीजिए 1100 से 1200 के बीच का टाइम रहा होगा, ठीक है. एंड अगेन इफ यू टॉक अबाउट लाइक 14th century टेक्स्ट है. इसका नाम नोट कर लेते हैं हम लोग. दैट इज लीलातिलकम. ठीक है, दैट इज लीलातिलकम. खतरनाक ही नाम है भाई, काफी टिपिकल है ना. तो लीलातिलकम एकदम अमेजिंग सा अलग सा ही नाम है बिल्कुल. चलिए, तो बेसिकली जो आपका लीलातिलकम है दैट इज कंपोज्ड इन मणिप्रवलम. मणिप्रवलम का मतलब है दैट मीन्स डायमंड्स एंड कोरल्स. इट रेफर्स टू टू लैंग्वेजेस, संस्कृत प्लस द रीजनल लैंग्वेज. ठीक है, refers to Sanskrit plus regional language. ठीक है, तो दैट इज हाउ द टेक्स्ट आर ग्रोइंग. तो अभी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो कल्चर्स हैं बच्चों एक तो मिक्स हो रहे हैं, साथ ही साथ धीरे धीरे करके चीजें ग्रो आउट कर रहे हैं. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, हमने बात की चेराओं की, कि चेराओं ने अपना किंगडम स्टैब्लिश किया केरला में, और मलयालम भाषा जो थी वहां पे लोकली बोली जाती थी. इन्होंने क्या किया, मलयालम भाषा को अपने कामकाज में, अपने जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने में उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया. साथ ही साथ जो आर्किटेक्चर ये करते थे, जो इंस्क्रिप्शंस यानी दीवारों के ऊपर कई बार आप चीजें लिखवा देते हैं ना, है ना, जैसे राम, सोहन, मोहन, ऐसे करके कई बार अपनी क्लास की दीवारों में भी आप लिख लेते होंगे ना, यहाँ पे रमन वॉज हेयर. रमन तो भाई अलग ही किंग है ना, तो रमन वॉज हेयर जाके लिखा है कहीं दीवार के ऊपर. तो बच्चे कुल मिला के पहले के जमाने में ऐसे नहीं लिखा करते थे राजा, ठीक है, बट प्रॉपर एक पिलर के ऊपर मतलब काफी सारी चीजें इंस्क्राइब कराते थे, लिखवाते थे, है ना, कार्व करवाते थे. सो दोज आर जनरली द इंस्क्रिप्शंस. तो उन इंस्क्रिप्शंस में भी इन राजाओं ने जो है, आपके चेराज ने किसका यूज किया है भाई, मलयालम भाषा का यूज किया है. इसके अलावा हम दिखाते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे केरला के ऐसे कल्चर्स थे जो कि संस्कृत इंस्पायर्ड भी हैं, राइट. जैसे वहाँ के जो थिएटर्स होते थे, टेम्पल में जो परफॉर्मेंस होते थे मंदिरों के अंदर, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसी कहानियां हैं जो कि संस्कृत एपिक सी ली गई हैं. साथ ही साथ हमने देखा कि जो पहला टेक्स्ट था संस्कृत का, पहला लिटरेचर, वो डेट बैक करता है 12th सेंचुरी को. फिर हमने ये भी देखा कि 14वीं शताब्दी में एक बुक थी जो कि कहीं ना कहीं मणिप्रवलम में लिखी गई है, यानी कहने का मतलब है संस्कृत प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज. उस जमाने की रीजनल लैंग्वेज थी, उस एरियाज में मलयालम थी, राइट. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कल्चर्स का जो है मिक्सचर बच्चे अपने को देखने को मिलता है. ठीक है, अब एक और बड़ा मजेदार डिस्कशन मैं आपके साथ करता हूं, बहुत ही मजेदार, मजा आएगा आपको. ठीक है, जगन्नाथपुरी के बारे में आपने सुना होगा. जगन्नाथपुरी की यात्रा बच्चों वर्ल्ड फेमस है. ऐसा नहीं कि भारत में फेमस है, वर्ल्ड फेमस है. कोविड के टाइम पे थोड़ी देर नहीं हो पाई थी, बट क्या कहते हैं, कंपैरेटिवली हर साल लाखों की बच्चे, लाखों नंबर्स में लोग आते हैं जगन्नाथपुरी की यात्रा को भाई ज्वाइन करने, उस फेस्टिवल को मनाने, सेलिब्रेट करने. अब जो जगन्नाथ कल्ट है, जगन्नाथ कल्ट मतलब ये जो ग्रुप है जो भगवान जगन्नाथ में विश्वास करता है, ये धीरे धीरे ट्राइबल बिलीफ से ही उठ के आगे आया है ना. यानी जो ट्राइबल लोग थे, यानी जो जंगलों में रहा करते थे, जनरली जंगलों के आसपास रहा करते थे, नॉर्मल खेती बाड़ी किया करते थे, तो ये जो ग्रुप है बच्चे, यहाँ की जो मान्यता है वो इतनी स्ट्रांग होती चली गई है कि भाई जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है बच्चों, आज वर्ल्ड फेमस टेम्पल है ना, आज वर्ल्ड फेमस है बच्चा. चलिए, तो रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, जगन्नाथ कल्ट की बात करते हैं. खूबसूरत सा टॉपिक है, चलिए देखते हैं क्या है ये. नाउ बहुत सारे रीजन्स में जो रीजनल कल्चर्स थे, दे ग्रू अराउंड रिलीजन्स, कई सारे रिलीजियस बिलीव्स कह रहा हूं. ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है यहाँ पे द कल्ट ऑफ जगन्नाथ. जगन्नाथ का मतलब होता है जगत के प्रभु, यानी कि वर्ल्ड के गॉड, इस पूरे संसार के गॉड. और कहीं ना कहीं जगन्नाथ जी को विष्णु भगवान का एक अवतार माना जाता है. ठीक है, तो जगन्नाथ जो पुरी उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ जी का टेम्पल है, ठीक है, जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो पुरी के अंदर बच्चों विष्णु जी का ही एक अवतार माना जाता है जगन्नाथ जी को. ठीक है, so to date the local tribe people make the wooden image of deity which suggests that deity was originally a local god.
जिनको बाद में विष्णु जी से रिलेट करके देखा गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। पहली बात तो कहाँ पे है ये, दैट इज इन पुरी उड़ीसा। ठीक है, दैट्स पुरी, नाउ इट्स कॉल्ड एज उड़ीसा। तो पहली बात तो ये कि भाई ये पूरी उड़ीसा में लोकेटेड है। सेकेंड, जो जगन्नाथ जी जो गॉड है ना, ऐसा अगर हिस्ट्री को आप उठा करके देखें, वहाँ के लोकल कल्चर्स को आप उठा के देखें, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लकड़ी की इनकी मूर्ति बनाते हैं और रिलेट करते हैं अपने लोकल ट्रेडिशन से। तो ऐसा माना जाता है कि पहले ये लोकल गॉड थे, यानी कि जो लोग वहाँ के रहने वाले जिनको मानते थे, और लेटर ऑन इनका जो सिम्बोलेंस है, इनका जो सिम्बोलिज्म है, रिजेम्बलेंस है, वो भगवान विष्णु के साथ रिलेट किया गया है। ठीक है, 12वीं शताब्दी में बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ गंगा डायनेस्टी, दैट इज अनंत वर्मन, ही डिसाइडेड टू एरेक्ट अ टेम्पल एट पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। राइट, तो भाई जो गंगा डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई पुरी के अंदर एक टेम्पल बनाया जाए जगन्नाथ जी का, पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी का। ठीक है, तो लिख लेते हैं बच्चे, इस बार नोट कर लेते हैं इसको। दैट इज इन 12th सेंचुरी। किंग अनंत वर्मन गंगा डायनेस्टी, राइट, डिसाइडेड टू मेक अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ। टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी, दैट्स इन ओडिशा। राइट, तो सब्सिक्वेंटली इन 1230 जो किंग अनंग भीम थे, ठीक है, 3, जो अनंग भीम थर्ड थे, उन्होंने डेडिकेट किया अपने किंगडम को टू द डीटी एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज डेप्यूटी ऑफ द गॉड। यानी धीरे धीरे करके आप ये कह सकते हैं जो मंदिर थे वो एक तरीके से बच्चे सिंबल ऑफ पावर भी बन गए, पावर और प्रेस्टीज। यानी ऐसा माना जाता था कि भाई अगर मंदिर पे आपका ठीक ठाक अधिकार है तो लोग भी आपकी बात को अच्छे से मानेंगे। ठीक है, क्योंकि आप भगवान के काफी पास अपने को दिखा रहे हो, भगवान को आप काफी क्लोज दिखा रहे हो। तो पहली बात तो ये, जो गंगा डायनेस्टी के राजा थे किंग अनंत वर्मन, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई पुरी के अंदर पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी का टेंपल बनवाया जाए, मंदिर बनवाया जाए। उसके अलावा 1230 में जो अनंग भीम थे, अनंग भीम थर्ड, ठीक है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अपने राज्य को ये भगवान को समर्पित करेंगे, पूरी भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित करेंगे, और खुद को इन्होंने भगवान का मैसेंजर घोषित कर दिया अपने आप से। अब यहाँ पे पावर गेम चल रहा है, ठीक है, मतलब भगवान के नाम पे जबरदस्ती कहीं ना कहीं भाई अपने आप को डेप्यूटी ऑफ गॉड कह रहे हो कि भाई मैं भगवान का मैसेंजर हूँ, भगवान का दूत हूँ, भगवान का असिस्टेंट हूँ, मान लीजिए। ठीक है, तो वेरी वेरी सिंपल। तो बट कुल मिला के बच्चे, जो लोगों की आस्था है वो भगवान में ज्यादा है। राजा की बात इसलिए माननी पड़ती क्योंकि भाई वो राजा है, आपके किंग, आपके किंगडम का वो रूलर है। तो अलग अलग तरीके से जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है बच्चे, उसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया। और आज बच्चे वर्ल्ड के अंदर जगन्नाथपुरी का जो इंपॉर्टेंस है वो किसी से नहीं छुपा है। ठीक है, मतलब इतने ज्यादा नंबर्स में लोग जाते हैं ना, खासकर जब पुरी में यात्रा होती है, जगन्नाथपुरी की यात्रा होती है, बहुत बड़े नंबर्स में भाई जो है वो लोग जाते हैं, लोग विश्वास करते हैं, लोग मानते हैं। तो लोगों का बिलीफ है बच्चे, लोगों की आस्था है ना। बट उस जमाने में क्या था कि जब टेम्पल जो था, जब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज मतलब जहां आप तीर्थ यात्रा करने चाहते हो, है ना, आप मानते हो कि यार भगवान का एक पर्टिकुलर पोर्शन है जो वहां पे बसता है, और आप वहां जाओगे तो गॉड की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। भाई बहुत सारे तीर्थ हैं भाई, हमारे इंडिया के अंदर कितने सारे तीर्थ यात्राएं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल माता वैष्णो देवी टेम्पल है आपका जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, जम्मू के अंदर, कटरा के अंदर, राइट। देन यू हैव अमरनाथ टेम्पल। उसके अलावा कई बार लोग कैलाश मानसरोवर के भी पिलग्रिमेज पे जाते हैं। तो ऐसे ऐसे कर करके बच्चे जगन्नाथपुरी टेम्पल हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जिनका अपना एक इंपॉर्टेंस है, जिनका अपना एक कह सकते हैं एक बिलीफ है लोगों के मन में, है ना, जहाँ पे लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। ऐसे ही बहुत सारे गुरुद्वारे भी हैं जहाँ पे भाई लोग जाते हैं अपना रिस्पेक्ट पे करने, है ना। ऐसे ही क्या कहते हैं भाई, मुस्लिम्स के अंदर लोग हज करने जाते हैं, तो वो भी एक तरीके का पिलग्रिमेज, एक तरीके का तीर्थ है। तो ये लोगों के बिलीफ है, लोगों की आस्था है, लोगों का ट्रेडिशन है बच्चों, जिसके चलते किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन होता है। और जैसे ही भाई हमारे जगन्नाथ का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा, आज इट स्टार्टेड गेनिंग इंपॉर्टेंस, जो इनकी सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स में अथॉरिटी थी वो भी बढ़ गई।
तो जो भी उड़ीसा पे कब्जा करता था वो ट्राई करता था कि भाई मंदिर के ऊपर भी अपना कब्जा जमाए, अपना अथॉरिटी जमाए, क्योंकि अगर मंदिर के ऊपर अथॉरिटी होगा, उन लोगों को ऐसा लगता था तो लोग शायद उनकी बात मानेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मुगल्स थे, जब मुगल्स ने कॉन्कर किया, मुगल्स ने जब कॉन्कर किया, ठीक है, व्हेन मुगल्स कॉन्कर्ड, ठीक है, या मराठास हो गए या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, दे अटेम्प्ट टू गेन अ कंट्रोल ओवर द टेम्पल, क्योंकि इनका मानना था कि अगर टेम्पल पे आप अपना कंट्रोल जमा लेते हैं, क्योंकि मंदिर की इतनी ज्यादा आस्था है, मंदिर का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी आपके रूल को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दैट इज हाउ, जो एक रीजनल कल्चर था, एक जो रीजनल बच्चा आप कह सकते हैं, एक बेसिक से लोकल एरिया से उठ के जो कल्चर आया था वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था, राइट। और ये इंपॉर्टेंस बच्चे कहीं ना कहीं हर एक आपको लाइफस्टाइल में देखने को मिलती है, चाहे वो सोशल मैटर्स हों, रिलीजियस मैटर्स हों, तो कहीं ना कहीं जो टेम्पल की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा इमेंस थी, है ना। चलिए अब इतिहास के पन्नों में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजपूत की और उनकी बहादुरी की, ठीक है। राजपूत जाने जाते हैं अपने वैलर के लिए, अपनी ब्रेवरी के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने वचन के लिए, है ना। यानी पहले के जमाने में जो राजा होते थे उनके लिए प्राइड बहुत बड़ी होती थी, यानी उनका मान सम्मान बहुत बड़ी चीज थी। अगर एक बार उन्होंने किसी को जबान दे दी तो भाई भले ही उनका नुकसान हो रहा हो, लेकिन वो जबान से पीछे हटना एक अपनी तरीके से एक इंसल्ट मानते थे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट मानते थे, एंड दे वर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। दैट इज व्हाट मेक्स देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लीडर्स ऑफ टुडे। आज के भैया नेता क्या है, अपनी बात बोलेंगे, उनको लगेगा हमारा नुकसान हो रहा है, भैया पलट जाओ अपनी बात से, सिंपल सी बात है ना। नेताजी बात बोलेंगे, उनको जहां लगा हमारा नुकसान हो रहा है, अपनी बात से पीछे हो जाएंगे। बट पहले के राजा महाराजा यार ऐसे नहीं थे, ठीक है। खासकर राजपूत की बात करें, मराठास की बात करें, तो भाई जो वचन दे दिया, मतलब समझ लो मेरा वचन ही है शासन, तो अगर एक बार बोल दिया तो भाई बोल दिया, सिंपल सी बात है, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, तो वही वाला सिंपल सी सिनेरियो थी। तो भाई ये लोग बिल्कुल पक्के थे अपने वादे के, एंड दैट इज वाई बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि बेचारे हमारे राजा जो अच्छे खासे ब्रेव राजा थे उनको नुकसान झेलना पड़ा है, वो भी छोटा मोटा नहीं, भारी नुकसान झेलना पड़ा है, राइट। चलिए बात करते हैं, फिलहाल इतिहास के पन्नों में जब चल ही रहे हैं तो एक बार राजपूत की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो जाएगा, कंप्लीट सा नहीं लगेगा, है ना। चलिए बात करते हैं राजपूत की और इनके ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म की। 19th सेंचुरी के अंदर जो रीजन दैट कंस्टिट्यूट्स मोस्ट ऑफ राजस्थान टुडे, इसको हम राजपूताना कहते थे ब्रिटिश, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉल्ड राजस्थान एरिया एज राजपूताना। बट बच्चों राजपूत जो हैं वो सिर्फ राजस्थान में ही कंसंट्रेटेड नहीं। अगर आप जाएंगे आपके मध्य प्रदेश वाले एरिया में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में, तो वहां पे आपको चंदेल डायनेस्टी मिलती है, चंदेल राजपूत डायनेस्टी मिलती है, राइट। सो मेनी सजेस्ट दैट दिस वाज एन एरिया दैट वाज इनहैबिटेड बाय ओनली और मेनली बाय राजपूत्स, लेकिन ये आधी बात सच्चाई है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे बच्चे जो अपने आप को, अलग अलग लोग ऐसे थे जो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में भी अपने आप को राजपूत्स कहते थे, ठीक है। यानी कि देयर आर सेवरल पीपल्स अदर देन राजपूत्स हु लिव्ड इन राजस्थान। हाउएवर राजपूत्स को हम मानते हैं उनके कल्चर के लिए, जो उनका कल्चर कंट्रीब्यूशन है बच्चों, जो उनका रीजनल कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं बहुत इमेंस है ना। तो आप कहते हैं ना कि राजस्थान को माना जाता है भाई कि अपने कल्चरल के लिए, कल्चर के लिए काफी फेमस है, अपने फूड के लिए काफी फेमस है ना। राजस्थान काफी लोग घूमने जाते हैं आज के टाइम पे, जैसलमेर, जोधपुर और आपका उदयपुर, है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें घूम के आते हैं, वहाँ के कल्चर कहते हैं ना पधारो मारे देश। तो अगर आप देखिए तो राजस्थान टूरिज्म का एकदम टैगलाइन भी यही है कि भैया पधारो मारे देश, इट्स अ पार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, राइट। सही बात है, इनक्रेडिबल है हमारा भारत, अतुल्य है हमारा भारत, किससे तुलना करें, हम किसी नहीं कर सकते। तो वेरी बेसिक थिंग बच्चों कि भाई हमारा जो राजपूत कल्चर है वो कहीं ना कहीं काफी इमेंस है ना। राजपूत ने बहुत सारी चीजें दी हैं भाई, और राजपूत के टाइम पे जो बच्चे कल्चरली रिच आप कह सकते हैं, भारत बहुत ज़्यादा हुआ था। ब्रेव तो थे ही थे, उसके अलावा बच्चे बहुत सारे डांस फॉर्म्स कह लीजिए, तो बहुत सारे सुंदर सुंदर आप कह लीजिए कपड़ों के ट्रेडिशन, खाने का ट्रेडिशन, है ना। ऐसे बहुत सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हो गई, किले हो गए, हेरिटेज बहुत सारी चीज़ें हो गई, है ना। कहीं ना कहीं जो इतने खूबसूरत से फोर्ट्स बने हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर किले बनाए गए हैं, चाहे वो चित्तौड़ का किला ले लीजिए, चाहे फिर आमेर का फोर्ट ले लीजिए। तो बच्चे बहुत इमेंस कंट्रीब्यूशन किया है राजपूत्स ने भारतीय हिस्ट्री के अंदर, भारतीय कल्चर के अंदर,
राइट। सो अपने आप में बच्चे बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि मतलब सराहने वाली बात है। तो पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमने पढ़ी थी कि भाई पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने मतलब मोहम्मद गोरी को हराया था एक टाइम पे, है ना। एक मैं बहुत सिंपल सी बात है, जो पृथ्वीराज चौहान थे, बहुत बहुत सारे ऐसे रूलर्स है बच्चे जिनको उन्होंने डिफीट किया है कहीं ना कहीं, है ना। और बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही ब्रेव किंग थे और सच्चाई के साथ हमेशा खड़े रहते थे। ठीक है, चलिए। सो द कल्चरल ट्रेडिशंस वर क्लोजली लिंक्ड विद आइडियल्स एंड इंस्पिरेशंस ऑफ रूलर्स फ्रॉम अबाउट 8th सेंचुरी। बहुत सारा ऐसा राजस्थान का जो स्टेट है दैट वाज रूल्ड बाय डिफरेंट राजपूत फैमिलीज, वेरी वेरी सिंपल। तो 8th से आप मान लीजिए 13th सेंचुरी तक राजस्थान का जो एरिया था दैट वाज स्ट्रांगली रूल्ड बाय राजपूत्स। दैट वाज स्ट्रांगली रूल्ड बाय राजपूत्स। ठीक है, तो भाई पृथ्वीराज चौहान हमारे एक बहुत ही जबरदस्त रूलर थे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा भी है इन डिटेल, राइट। सो दीज चेरिश द आइडियल ऑफ हीरो हु फॉट वेलेंटली आफ्टर चूजिंग डेथ ऑन द बैटलफील्ड रादर देन फेस अ डिफीट, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात है, इनका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था कि भाई जो कहते हैं ना कि एक बड़ा फेमस सा डायलॉग है पद्मावत का, वो शाहिद कपूर जी का, है ना, कि जो चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, है ना, जो सागर से क्या कहते हैं चैलेंज लगाने के लिए, लाइक दौड़ लगाने के लिए तैयार हो जाए। तो बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट कहीं ना कहीं बच्चे राजपूत का फिलॉसफी बहुत सिंपल था। ये पसंद करते थे बैटल फील्ड पे मरना, यानी कि मरना स्वीकार है बेटा, लेकिन दुश्मन के आगे सर झुकाना स्वीकार नहीं। मतलब सर कटा लेंगे, लड़ते हुए सर कटाएंगे, मतलब जिसका सर कट जाए और धड़ भी दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत, है ना। ये बड़ा खूबसूरत सा लाइन है उस पद्मावत से कि जिसका सर अगर अलग हो जाए, सर कट जाए, लेकिन उसका धड़, उसका तन जो है वो भी दुश्मन से लड़ता रहे, वो राजपूत है कि नहीं। तो भाई कहीं ना कहीं ये जो डायलॉग्स हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया गया है, बच्चे सच्चाई है। मतलब दे वर सो ब्रेव एंड कहीं ना कहीं कुछ भी हो जाए लड़ करके शहीद हो जाना पसंद है। शहीद इज द करेक्ट वर्ड, मार्टियरडम इज द करेक्ट वर्ड, क्योंकि आप शहीद तब होते हैं जब अपने देश के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति आप लड़ते हुए, आप पूरी बहादुरी के साथ लड़ते हुए अगर बैटल फील्ड पे आपकी डेथ होती है, बेटा आप शहीद कहलाते हैं, है ना। तो शहीद इज द राइट वर्ड टू डिस्क्राइब द ब्रेवरी ऑफ राजपूत्स, कहीं ना कहीं, है ना। चलिए, तो भाई वही खूबसूरती है इनकी कि भाई ये ज्यादा विश्वास रखते थे इस बात में कि हारने से बेहतर है लड़ करके मर जाना। तो या तो मार के आएंगे भाई दुश्मन को, या तो फिर रणभूमि में प्राण त्याग देंगे। तो यही दो प्रिंसिपल्स है, लेकिन मुंह छुपा के पीछे नहीं भागेंगे। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रिंसिपल था बच्चों। स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स। जैसे फॉर एग्जांपल पृथ्वीराज चौहान का मैं बताता हूं आपको, दैट इज पृथ्वीराज रासो, जिसको कंपोज किया था चांद वरदाई ने। दैट इज द होल लाइफ स्टोरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान। तो ऐसे बहुत सारे खूबसूरत से बच्चे आप कह सकते हैं लिटरेचर्स हुए हैं जिसमें राजपूत की बहादुरी को, ब्रेवरी को डिपिक्ट किया गया है। सो दे preserve the memories of heroes and they were expected to inspire others to follow their examples। कई बार बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है, जो ऑर्डिनरी लोग थे, जो आम लोग थे, वो भी इन स्टोरीज से काफी अट्रैक्ट हो जाते थे, ठीक है। एंड दे वर अट्रैक्टेड बाय द स्टोरीज विच डिपिक्टेड ड्रामेटिक सिचुएशंस एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस, है ना। कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी था वो भी बहुत इंस्पायर होता था। आप पृथ्वीराज चौहान की कहानी पढ़िए, आपको बड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा। आप राणा सांगा की पढ़िए, आप महाराणा प्रताप की पढ़िए, तो बच्चे कहीं ना कहीं जो इंस्पिरेशन है वो बहुत वाइड है, वो बहुत अमेजिंग है, राइट। तो ये सारे के सारे इंस्पिरेशन जो थे, कहीं ना कहीं बच्चे बहुत सारे जो हमारे लोग थे, जो आम जनता थी, आम पब्लिक थी, उसको भी इंस्पायर करते थे, ठीक है। चलिए, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है। अभी मैंने आपको लिख के बताया कि भैया पृथ्वीराज रासो की कंपोजर कौन है, तो बताइए यार कि पृथ्वीराज रासो को लिखा किसने, ठीक है। चलिए, आपका समय शुरू होता है। आप 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, बिकॉज 30 सेकेंड्स में आप आराम से टाइप कर सकते हो। इतना बड़ा नाम भी नहीं है भाई, है ना। इंस्टा का स्टेटस अपडेट मार सकते हैं, तो एक आंसर तो कर ही सकते हैं टाइप। चलो बताओ फटाफट से कि भाई पृथ्वीराज रासो का जो आपका मस्त एकदम कहते हैं ना कि जबरदस्त वाला कंपोजर, वो कौन है, बताइए जल्दी से। हाँ भाई बताइए, लाइफ लाइन चाहिए, लाइफ लाइन नहीं दे रहा हूं मैं। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं राजपूत के बारे में, विमेन के बारे में। चलिए, ओके।
सो बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास, बहुत ही प्यारे प्यारे आंसर किया है। चांद बरदाई इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस बच्चा लोग, वेरी वेरी नाइस। चलिए अब एक बार महिलाओं के बारे में बात करते हैं कि क्या इन कहानियों में, ये जो वीरता की कहानियां हैं, शूरवीरता की कहानियां हैं, क्या इन कहानियों में महिलाओं का, विमेन का कोई स्थान था, राइट, कोई प्लेस था? समटाइम्स दे फिगर एज द कॉज फॉर कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, एज मेन फॉट विद अन अनदर टू इधर विन और प्रोटेक्ट द विमेन। कई बार विमेन को कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट बताया गया है, ठीक है, कई बार विमेन को कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है इन लड़ाइयों में। कहा जाता था कि ऑफन जो है लोग लड़ा करते थे या तो इन विमेन को जीतने के लिए, इनको पाने के लिए, या फिर इनको बचाने के लिए। दो ही रीजंस थे जिसकी वजह से लोग लड़ा करते थे फॉर विमेन। विमेन आर ऑल्सो डिपिक्टेड एज फॉलोइंग देयर हीरोइक हस्बैंड्स इन बोथ लाइफ एंड डेथ, ठीक है। साथ ही साथ कहते हैं ना, जीने और मरने में तुम्हारा साथ दूंगी, है ना, जीने के बाद भी और मरने के बाद भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो विमेन का कुछ ऐसा भी दर्शाया गया है, ठीक है। सपोर्टिंग द विमेन, supporting their men, in both life and death. तो कई बार बच्चे विमेन के बारे में एक और मेंशन है, दैट इज ऑफ सती एंड जौहर, ठीक है। राजस्थान के अंदर इस प्रथा को जौहर कहा जाता था। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी हो तो पद्मावत में लास्ट का सीन यही है कि जो दीपिका पादुकोण है, वो मतलब दीपिका है ना, आई थिंक, हाँ, जो दीपिका पादुकोण है वो अपने बहुत ही बाकी सारे विमेन को लेकर के जो है ना कूद जाती हैं वो जलते हुए आग में, है ना, खासकर जब खिलजी आ रहा होता है अटैक करने के लिए। तो बच्चे इस पूरे ट्रेडिशन को कहा जाता था जौहर। तो जनरली क्या होता था कि दो तरीके होते थे भाई। पहले क्या होता था कि मान लीजिए किसी विमेन के हस्बैंड की अगर डेथ हो गई है तो उस बहुत सारे केसेस में, बहुत सारी कम्युनिटीज में उस वुमन को सती होना पड़ता था। सती का मतलब है कि जो अपने उनके जो पति की चिता जल रही है, जो पति का फ्यूनरल पायर जल रहा है, लकड़ी के ऊपर बॉडी को रख के जलाते हैं, तो जिंदा वुमन को उस पर बैठना पड़ता था, जो कहीं ना कहीं गलत था, ठीक है। आप मतलब ट्रेडिशन के चलते, कल्चर के चलते कह सकते हो कि सोशल ईवल था, एक बहुत बड़ा सोशल ईवल था, जिसको बाद में रिमूव किया भाई ब्रिटिशर्स ने जाके विद कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय और बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स जो कि इंडिया के थे। बट कहीं ना कहीं बच्चे की ईवल था जो कि नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी समाज में होता था। तो ऐसे ही एक प्रथा थी जौहर प्रथा। तो जौहर प्रथा में क्या होता था बच्चों कि बड़ा सा ऐसा लाइक कुआं टाइप का बनाया जाता था, नॉट अ कुआं एग्जैक्टली, बट बड़ा सा स्पेस था, उसमें लकड़ियां वगैरह डाल के आग जला दी जाती थी। और इससे पहले कि कोई और विमेन को जो है वो टच कर सके या फिर विमेन को कोई नुकसान पहुंचा सके, महिलाएं खुद सुसाइड कर लेती थी कूद करके उस आग के अंदर, ठीक है। तो इस प्रथा को भी आप जौहर प्रथा कहते हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं एक इनोसेंट लाइफ को सैक्रिफाइस करना ये अपने आप में बहुत कह सकते हैं ना गर्व और प्राइड की बात तो नहीं है, बट काफ़ी समय लग गया बच्चे इन प्रथाओं को ख़त्म करने में। फिलहाल आज ये प्रथाएं एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। कहीं ना कहीं एक इनोसेंट ह्यूमन सेक्रीफाइस था। हीरोइज्म अच्छी चीज़ है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप किसी मासूम की जान ले रहे हो तो वो गलत है। शायद उस वुमेन का हस्बैंड जिंदा होता तो वो ये नहीं करने देता। और मजे की बात यह है कि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी, कहते हैं ना पुरुष प्रधान समाज है, तो यहाँ पे विमेन सती होती थी लेकिन कहीं पति सती नहीं होता था। यानी पति की अगर विमेन मर जाए, यानी उसकी वाइफ मर जाए, तो पति को सती नहीं करते थे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत गलत बात है कि नहीं, कि भैया वाई शुड विमेन ऑल द टाइम, वाई बी विमेन ऑल द टाइम, राइट। सो एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है उस टाइम के प्रश्न, पुरुष प्रधान समाज के। मेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं थी, है ना, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी उस जमाने में। तो पेट्रियार्कल मतलब जहाँ पे जो मेन है उसको ज़्यादा डोमिनेटिंग माना जाता है। और आज भी सच्चाई यही है। हम बहुत सारी बातें इक्वालिटी की करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं सामाजिक तत्वों की, जब हम बात करते हैं रियलिटी की, तो क्या ये बात सच्चाई है? क्या आप इक्वालिटी देख पा रहे हो? नहीं। आज भी पेट्रियार्कल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, और सिर्फ भारत के अंदर नहीं, शायद बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में, ठीक है, जहाँ पे मेन को डोमिनेंट माना जाता है, विमेन को इन्फीरियर माना जाता है, ठीक है। तो और अनफॉर्चुनेटली और बड़े दुख के साथ ये बात बिल्कुल सच है कि भारत में भी आज भी इस तरीके की सोच एग्जिस्ट करती है। हालांकि हम बहुत आगे आ चुके हैं, हमने बहुत सारे रूल्स बनाए, कानून बनाए ऐसी चीज़ों को तोड़ने के, लेकिन कोई भी कानून तब तक इफेक्टिव नहीं है जब तक आपकी सोच में बदलाव नहीं आता। गांधी जी ने कहा था कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जब तक आप बदलाव खुद में नहीं करेंगे, आप समाज को नहीं बदल सकते। और समाज में बदलाव की शुरुआत होती है आपसे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आप अपने आप को बदलिए, तब आप इस
स्थिति में आ पाएंगे, आप इस सिचुएशन में आ पाएंगे कि आप समाज में कोई बदलाव ला सकें, राइट। तो कहीं ना कहीं अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। यही फर्क होता है एक लिटरेट आदमी में और एक एजुकेटेड आदमी में। साक्षर और शिक्षित ये दो शब्द हैं, लेकिन ये दोनों शब्द का मतलब बिल्कुल अलग है। साक्षर वो इंसान है जो पढ़ लिख सकता है, शिक्षित वो इंसान है जो पढ़ता है, लिखता है, चीजों को समझता है, अपनी बुद्धि का यूज करता है, अपना विजडम का यूज करता है और फिर कोई डिसीजन लेता है ना। तो जीवन में इसी चीज का इंपॉर्टेंस है कि बच्चे आप एजुकेटेड बनिए। लिटरेट तो बहुत सारे मिलेंगे, सिर्फ लिटरेट बनना, आपके मार्कशीट पे नंबर आना ये काफी नहीं है आपको एक बेहतर इंसान बनाने के। ह्यूमैनिटी, एक बेहतर इंसान बनना तब पॉसिबल होता है जब आप एजुकेटेड होते हैं, चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं, नजरिए नहीं बनाते, ठीक है, आप प्रेजुडिस नहीं बनाते, दिमाग में धारणाएं नहीं बनाते किसी को लेकर के, आप समझते हैं, जानते हैं, उसके बाद एक्ट करते हैं। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टू बी एजुकेटेड, राइट। चलिए, फिलहाल बहुत सारा ज्ञान दे दिया आपको, आगे चलता हूं, ठीक है। चलिए, बहुत सारा ज्ञान हो गया आपके लिए। If heroic traditions can be found in different regions, different forms, इसी तरीके से बच्चों डांस के लिए भी ये चीज बहुत फेमस है। एक बड़ा मजेदार डांस की बात करते हैं, कथक डांस, ठीक है। कथक की बात करते हैं। कथक इज अ वेरी अमेजिंग डांस। कोई बच्चा करता है यहाँ पे कथक? कोई प्यारा प्यारा हमारा अमेजिंग अमेजिंग बच्चा करता है यहाँ पे कथक? करता है कोई कथक एकदम मस्त? यार मेरे को तो नहीं आता, देखो, ठीक है, देखो मैं ट्राई भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कथक की जगह कुछ और ही फनी हो जाएगा वो। तो तुम लोग बताओ, तुम लोग कथक करते हो कि नहीं करते? कोई करता है तो मुझे बता सकते हो, है ना। चले, so Kathak, now associated with different parts of North India. The term Kathak is derived from Katha, that is a word used from Sanskrit. Derived from Katha, that's a Sanskrit word. That's a Sanskrit word. Sanskrit word, right? चले, so and other languages for story. तो कथा का मतलब होता है किसी प्रकार की कहानी, right? That is a kind of story. That is called as your कथा, right? चले, जो कथक्स हैं they were originally a caste of storytellers in temples of North India. तो पहली बात तो ये, जो कथक थे, कथक कौन थे? वो लोग थे जो नॉर्थ इंडिया के, उत्तर भारत के मंदिरों में कहानियां सुनाई करते थे पुराने जमाने की, कई बार रिलीजियस स्टोरीज को, उनको हम कथक कहते थे, राइट। Caste of storytellers, temples of northern India. Right? Okay. So who embellished their performance with gestures and songs? Kathak began evolving as a distinct mode of dance in 15th and 16th centuries when the Bhakti movement spread. Right? हमने भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ा था ना, हमने नागपंथीज के बारे में पढ़ा था, हमने बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस किए थे। तो बेसिक सी बात है बच्चों, कथक के जो स्टोरी टेलर्स थे, दे यूज्ड जेस्चर्स एंड सॉन्ग्स। जेस्चर्स मतलब हाथ के एकदम एक्शंस, है ना, एंड सॉन्ग्स जो थे अपने बातों को बताने के लिए। जब भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हुआ तो धीरे धीरे कथक का जो फॉर्म है वो भी काफी डाइवर्सिफाई होता गया। ऐसे लोग यूज करते हैं ना एकदम कथक, ऐसे ऐसे हाथ के मूवमेंट्स दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करके। तुम लोग भी नाचते हो ना, हम लोग भंगड़ा पाते हैं तो मस्त ऐसे ऐसे करके नाचते हैं। तो बच्चे ये जेस्चर्स होते हैं, हाथ के मूवमेंट से आप डांस करते हो। कुछ लोग ऐसे ब्रेक डांस करते हैं तो ऐसा वेव वेव बनाते हैं ना। तो ऐसे अलग अलग करके चीजें होती है यार, हर एक डांस फॉर्म का अपना एक जेस्चर है। एकदम मस्त वाले गाने पे हम लोग डांस करते हैं, तो वैसे ये लोग भी करते थे बच्चों। तो कथक बेसिकली जब भक्ति मूवमेंट का टाइम आया, भक्ति मूवमेंट का सिनेरियो चल रहा था ना, उस टाइम पे कथक ने काफी पॉपुलैरिटी गेन किया। The legends of Radha Krishna were enacted in folk plays called रास लीला। तो बच्चे रास लीला तो बहुत फेमस है। तो रास कहते हैं ना, कृष्ण जी जो थे गोपियों संग रास रचाते थे। तो रास लीला का यहाँ पे मतलब है जो स्टोरीज थी लॉर्ड कृष्ण के जमाने की, उनके लाइफ से डिपिक्टिंग जो स्टोरीज थी, उनको डांस फॉर्म्स में डिपिक्ट किया जाता था। दैट इज कॉल्ड एज रास लीला। राधा कृष्ण के जो डांसेस हैं, राधा कृष्ण की जो कहानियां हैं, उनको बहुत खूबसूरती से गानों के माध्यम से, डांस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता था, राइट। दैट कंबाइंड फोक डांस विद बेसिक टेक्सचर्स ऑफ कथक स्टोरी टेलर्स। तो कहते हैं ना, कथक में बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपके हाथ हैं वो कहानियां बनाते हैं, कहानियां बताते हैं। और कथकली जो कि केरला के अंदर बड़ा फेमस है, उसमें आपके आईज के एक्सप्रेशंस बहुत कुछ बोलते हैं। तो कथक और कथकली में बेसिक सा डिफरेंस ये भी आता है कि कथकली में काफी मास्क वास्क पहन के वो लोग डांसर्स नाचते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो उनके आईज के एक्सप्रेशंस होते हैं, आंखों के एक्सप्रेशंस, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं,
राइट। तो बच्चे ये बहुत खूबसूरत सी बात है, और उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों खासकर कथक बड़ा फेमस है, नॉर्थ इंडिया में कथक बड़ा फेमस है। तो कथक के अंदर फोक डांस को कंबाइन किया जाता था कथक स्टोरी टेलर्स के जेस्चर्स के साथ, उनके हाव भाव के साथ। मुगल एम्परर्स के टाइम पे जो नोबल्स थे, मिनिस्टर्स थे, उनके कथक जो है वहां के कोर्ट्स में परफॉर्म किया जाता था, यानी मुगल दरबारों में कथक डांसेस होते थे, वेयर इट एक्वायर्ड इट्स प्रेजेंट फीचर एंड डेवलप्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ डांस विद अ डिस्टिंक्शन स्टाइल। तो कथक जो था that was also performed in Mughal courts. Now, it developed in two traditions or two घरानास। अब कथक के दो अलग अलग डिविजन्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनको हम घराना कहते हैं, ठीक है। दो स्कूल्स कह लीजिए या फिर दो अलग अलग तरीके कह लीजिए कथक करने के, ठीक है। वन इन द कोर्ट्स ऑफ राजस्थान एंड अदर इन लखनऊ। तो दो तरीके के घराने, दो ट्रेडिशंस निकले, ठीक है। पहला जो है कोर्ट ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के जो रूलर्स थे उनके दरबार में होने वाला, और दूसरा जो था आपका लखनऊ में होने वाला। तो भाई दोनों ट्रेडिशंस में जो पेक्युलरिटीज थी, जो उनकी खूबियां थी, वो धीरे धीरे अलग अलग थी, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि कथक के दो अलग अलग सेक्शंस बने, दो घराने बने, ठीक है। दो घराने यानी दो अलग अलग परफॉर्म करने के तरीके बने। पहला तरीका वो जो राजस्थान के दरबारों में यानी राजस्थान के राजाओं के कोर्ट्स में परफॉर्म किया जाता था, और दूसरा वो जो कि लखनऊ के जो राजा थे, लखनऊ के जो रूलर्स थे, वहां उनकी कोर्ट्स में परफॉर्म किया जाता था अंडर द पैट्रनेज ऑफ वाजिद अली शाह, जो कि नवाब थे लखनऊ के, द लास्ट नवाब ऑफ अवध। इट ग्रीव इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म, ठीक है। तो पैट्रनेज मतलब जब आप किसी चीज को एनकरेज करते हो, सपोर्ट करते हो, चाहे वो फाइनेंशियली टर्म्स में हो, चाहे वो उसको पॉपुलैरिटी देने के टर्म्स में हो, तो दैट इज कॉल्ड एज पैट्रनेज। तो वाजिद अली शाह जो नवाब थे भाई अवध के, उस टाइम पे आप कह सकते हैं लखनऊ के नवाब थे, ठीक है। तो उनके टाइम पे कहीं ना कहीं जो आपका कथक डांस फॉर्म है उसको बड़ा प्रायोरिटी दी गया, बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया। तो बाय थर्ड क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, मान लीजिए 1970s के बाद में, इट वाज एंट्रेंस एज डांस फॉर्म नॉट ओनली इन टू रीजन्स बट इन द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, एमपी एंड वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो बाय 19th सेंचुरी आप मान लीजिए कि जो कथक है वो काफी ज्यादा स्प्रेड हो चुका था। कथक स्प्रेड, है ना। तो काफी सारी जगहों पे जो कथक है बेटा वो आपका स्प्रेड हो चुका था। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कल्चर स्प्रेड एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर डांस, ठीक है। अब बहुत तेज रैपिड फुटवर्क, कॉस्ट्यूम, सुंदर सुंदर कॉस्ट्यूम्स, स्टोरीज को बताना। तो कभी आप कथक डांस करिए तो कथक जो है ना बड़ा तबले के ऊपर, तबले की बीट पे बड़ा सुंदर तरीके से किया जाता है, बड़ी तेज तेज डांसर्स नाचते हैं, है ना। एंड मेरे को अभी बहुत सिंपल सी बात है भाई, कथक आता नहीं तो मैं तुम्हें डांस करके दिखा देता, ठीक है। तो कथक डांस आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं कथक की। तो कथक डांस परफॉर्म करेगा आप, मस्त एकदम सीखेगा, तो बड़ी तेज तेज कई बार डांसर्स नाचते हैं, कई बार सर्कल वर्कल मार के वो लोग काफी तेजी तेजी जो है ना उनका फुटवर्क चलता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कथक डांस, राइट। सो कथक like different cultural practices was viewed with disfavor by most British administrators, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कहा ये क्या चीज है भाई, अब उनको तो वही अपना सालसा आता था, बॉल डांस आता था, ऐसे लेके घूमो एकदम मस्त, एक आंटी पकड़ ली ब्रिटिश वाली, उनके साथ ऐसे घूम रहे हैं, है ना। तो उनको तो वही वाला डांस आता था। अब उन्होंने इंडिया का एक कथक डांस देखा तो उनको समझ ही नहीं आया कि भैया क्या चल रहा है। तो उनको लगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या कौन सा डांस है, हमको नहीं समझ में आता। तो उनके हिसाब से जो उनका डांस है वो बढ़िया है, हालांकि बहुत बेकार डांस है वो, ठीक है। क्या मतलब है भाई, एकदम मस्त ऐसे टैपिंग टैपिंग करो, एक आंटी को पकड़ लो, आंटी को लेके ऐसे घुमाओ, ज्यादा तेज घुमा दिया, आंटी को चक्कर आ गया, आंटी गिरी जाएगी जाके, ठीक है। तो ऐसे डांस से बढ़िया है भाई अपना कथक, एकदम सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल डांस था। अब दिक्कत ये कि भाई ब्रिटिशर को समझ में आया नहीं। However, it survived and continued to be performed by courtesans, and इसको one of the 6 classical dance forms में कंसिडर किया गया जब भारत की इंडिपेंडेंस हुई, जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो इसको वन ऑफ द 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स जो थे, क्लासिकल डांसेस, ठीक है, यानी कि हमारे जो भारत के आप कह सकते हैं एकदम रियल कल्चर से निकले हुए डांसेस हैं, उनमें से एक डांस फॉर्म हमारा कथक भी था। तो इसको आफ्टर इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज किया गया। चलिए क्लासिकल डांसेस की बात करते हैं। तो इस तरीके से आपने कई बार भाई क्लासिकल डांसर्स को इस तरीके से परफॉर्म करते हुए देखा होगा। तो क्वेश्चन ऑफ डिफाइनिंग एनी आर्ट फॉर्म एज क्लासिकल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो क्या हम क्लासिकल किसी चीज को तब कहते हैं जब वो किसी धर्म से जुड़ा हो, रिलीजन से जुड़ा हो, या फिर
हम उसको क्लासिकल इसलिए मानते हैं बिकॉज उसमें बहुत सारा स्किल और बहुत लंबी ट्रेनिंग होती है। तो किसी चीज को क्लासिकल कहना अपने आप में काफी डिफिकल्ट है, या फिर इसको सर्टेन रूल्स के हिसाब से परफॉर्म किया जाता हो। तो सवाल यही आपका एक खूबसूरत सा एक आपकी ही बुक से एक एक्सर्प्ट है, ठीक है, कि क्लासिकल किसको कहा जाता है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा रिलीजन ओरिएंटेड हो, धर्म से निकला हो, या फिर कोई पर्टिकुलर स्किल चाहिए हो, बहुत सारी ट्रेनिंग चाहिए हो, राइट। तो ये सारी चीजों को हम लोग कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस वी नीड टू थिंक अबाउट। तो कहीं ना कहीं बच्चों याद रखना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे डांस फॉर्म्स हैं जिनको फोक कहा जाता है। फोक डांस का मतलब है कि बच्चे लोकल डांसेस, ठीक है, लोकल कल्चरल डांसेस। फोक का मतलब है लोकल कल्चर। राइट, तो फोक का मतलब होता है बच्चे लोकल कल्चर, ठीक है। सो बेसिकली so they also share certain characteristics of this classical dance form। चलिए, तो कुछ क्लासिकल डांस फॉर्म्स की बात करते हैं। अदर डांस फॉर्म्स जिनको क्लासिकल माना गया है दैट इज भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी एंड मणिपुरी, ठीक है। तो ये सारे के सारे डांस फॉर्म्स हम बहुत जमानों से पढ़ते चले आ रहे हैं, फिर भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, we can write down dance and here we can write down state, ठीक है। चलिए, बहुत सिंपल है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, then we have Bharatnatyam, we have Kathakali, we have Odissi, है ना, we have कुचिपुड़ी, we have मणिपुरी, राइट। भरतनाट्यम जैसे तमिलनाडु का है, टीएन लिख देता हूं बच्चे यहाँ पे। कथकली केरला का है, देन वी हैव ओडिसी ऑफ ओडिशा, है ना। फिर वी हैव कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी बिलोंग्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश, दैट इज एपी। और फिर मणिपुरी आपका आता है फ्रॉम मणिपुर, ठीक है। तो भाई आपके अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं, तो जिसको आप क्लासिकल डांसेस कहते हो, और एक हमारा ऑलरेडी है कथक फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 6 मेजर डांस फॉर्म्स, 1 2 3 4 5 और 6th वाला आपका कथक फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स आप याद कर सकते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, उड़ीसा ऑफ ओडिसी, कुचिपुड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश और मणिपुरी ऑफ मणिपुर। और एक आपका बचता है कथक, दैट इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेंटिंग्स। अभी हमने किस किस चीज की बात की? हमने मंदिरों की बात की, पेंटिंग्स की बात करेंगे, है ना। तो हमने किस किस की बात की? मंदिरों की बात की, डांसेस की बात की, डांसेस के बाद पेंटिंग्स की भी बात कर ही लेते हैं, बिकॉज पेंटिंग्स भी कहीं ना कहीं बच्चे बहुत सारे कल्चर्स को डिनोट करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, राइट। चलिए तो देखते हैं भाई, पेंटिंग्स फॉर पेट्रन्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स। मिनिएचर का मतलब होता है किसी चीज का स्मॉल साइज, ठीक है, यानी छोटू साइज, ठीक है। चलिए, एक और ट्रेडिशन जो कि अलग अलग वे में डेवलप हुआ था, दैट वाज मिनिएचर पेंटिंग, छोटी, ठीक है। सो मिनिएचर्स एज द नेम सजेस्ट इज अ वेरी स्मॉल साइज पेंटिंग, छोटे साइज की पेंटिंग है। इट इज a small size painting, ठीक है। सो जनरली इट इज मेड इन वाटर कलर। वाटर कलर से इसको कपड़े पे या पे लकड़ी पे भी बनाया जाता था कई बार, राइट, या पेपर पे बनाया जाता था। अर्लिएस्ट मिनिएचर्स वर ऑन palm leaves और wood। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल दीज आर फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया, जो कि जैन टेक्स्ट को, जैन लिटरेचर को डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। अब मेड वाटर कलर, है ना, या फिर क्लॉथ या फिर पेपर। जो अर्लिएस्ट है बच्चे वो आपको मिलते हैं पाम की पत्तियों पे, पाम का पेड़ होता है ना, पाम लीव्स काफी बड़ी होती हैं, उसके ऊपर बनाई हुई पेंटिंग्स है, लकड़ी के ऊपर बनाई हुई पेंटिंग्स है ना। कुछ काफी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो जैन लिटरेचर को, जैन धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं, राइट।
मुगल एम्परर्स जैसे अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, शाहजहां हो गए, उन्होंने बहुत सारे पेंटर्स को जो है ना पैटर्नाइज किया था, यानी बहुत सारे ऐसे पेंटर्स थे जिनकी पेंटिंग्स को काफी सराहा था। पहले राजा बहुत सिंपल होता था भाई, पेंटर क्या करते थे, खूबसूरत सी पेंटिंग बना के राजा के पास ले जाते, राजा जी देखिए पेंटिंग बनाई, अगर राजा जी को पसंद आ गई, ये मोतियों की माला निकाली, कैश पेमेंट कार्ड पेमेंट तो होता नहीं था उस टाइम पे, है ना, ऐसा तो है नहीं क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके दे दिया, नहीं भाई, मोतियों की माला ये गले से निकाली, ऐसी फेंक दी, ये लो तुम्हारा उपहार, बहुत प्रसन्न हुए, लगा दो जाके दीवार पे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है इनका कि भाई दीवार पे पेंटिंग वेंटिंग लगा, राजाओं के शौक थे बड़े बड़े, पेंटिंग सही है, सुंदर सुंदर, आज भी हम लोग बच्चे घर को डेकोरेट करने के लिए पेंटिंग्स लगाते हैं, राइट। सो बेसिकली जो मुगल एम्परर्स थे, शाहजहां, जहांगीर, उन्होंने काफी सारे पेंटर्स को पेट्रोनाइज किया है, एनकरेज किया है, गिफ्ट दिया है, रिवॉर्ड दिया है उनकी खूबसूरत पेंटिंग्स के लिए, राइट। नाउ so these were generally painted in brilliant colors and portrayed court scenes, scenes of battle या फिर कोई और सोशल लाइफ। ठीक है, तो जनरली जो आपके पेंटिंग्स थे ये बहुत सारी चीजों को डिपिक्ट करते थे। ठीक है, या तो कोर्ट सीन, दरबार सीन हो गए, कोर्ट सीन्स को, ठीक है, बैटल्स को, युद्ध को यानी लड़ाइयों को, या फिर कोई भी सोशल लाइफ, रोजमर्रा की जो जिंदगी है उससे रिलेटेड किसी सब्जेक्ट को ये लोग पेंट करते थे, डिपिक्ट करते थे, राइट। सो दे वर ऑफन एक्सचेंज एज गिफ्ट्स एंड वर व्यूड ओनली बाय एन एक्सक्लूसिव फ्यू। ठीक है, लाइक जो एम्परर हो गए या फिर उसके क्लोज एसोसिएट्स हो गए, राजा कई बार उनको गिफ्ट देने के लिए भी यूज करते थे। इनफैक्ट आज भी बच्चे कई बार हम जब किसी पार्टीज में जाते हैं या किसी बहुत अच्छे इंसान के आ जाते हैं ना, बड़े हाई फाई बंदे के पास, तो हम टेंड करते हैं कि भाई उनको पैसे दोगे नहीं, चॉकलेट्स दोगे नहीं, क्योंकि मजा नहीं आएगा उन लोग को, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि भाई ऐसे जगह पे हम लोग पेंटिंग शेंटिंग टाइप का कुछ एकदम कहते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड सा, सोफेस्टिकेटेड सा गिफ्ट लेके जाते हैं। तो उस जमाने में भी भाई गिफ्टिंग पर्पसेस के लिए पेंटिंग एक्सचेंज होती थी। कई बार राजा जो थे अपने महल में ही पेंटिंग लगा लिया करते थे, तो ऐसे पेंटिंग्स का जो ट्रेडिशन था धीरे धीरे करके काफी ज्यादा बढ़ता गया। नाउ when with the decline of Mughal empire, बहुत सारे ऐसे पेंटर्स थे, they moved out of the courts and of the emerging states. एज अ रिजल्ट जो मुगल टेस्ट था बच्चों, कहीं ना कहीं दैट इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट्स ऑफ डेक्कन एंड राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान। अब देखिए क्या होता है जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है, यानी मुगल एम्पायर कमजोर पड़ने लगा, खत्म होने लगा, तो जो पेंटर्स थे दे मूव्ड आउट। जो आपके पेंटर्स थे दे मूव्ड आउट, राइट। और धीरे धीरे कहा जाने लगे भारत के दक्षिणी हिस्सों में, राजपूत किंगडम्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं उन पेंटिंग्स में भी आपको जो मुगल आर्किटेक्चर का, जो मुगल कह सकते हैं पेंटिंग का जो टच है बच्चे, वो भी कभी कभार देखने को मिलता है, राइट। सो एट द सेम टाइम दे रिटेन्ड एंड डेवलप्ड दैट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स, कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल, है ना। तो कई बार ये रूलर्स के पोर्ट्रेट्स को भी पेंट करते थे। कई बार भाई जो रूलर्स के पोर्ट्रेट्स यानी सीधा सीधा जो पेंटिंग होता है ना, बड़ा बड़ा एकदम राजाओं, आप देखोगे कभी महल वगैरह में जाइए, मतलब राजस्थान घूमने वगैरह कभी जाएंगे तो महल वगैरह में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आज भी राजाओं के बड़े बड़े पेंटिंग्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। बड़े बड़े राजाओं कैसे सीधे सीधे खड़े खड़े तलवार लिए मूंछों को ताव देते हुए पेंटिंग्स दिख जाएंगे। तो इस टाइप की पेंटिंग्स बड़े कॉमन थे बच्चों उस टाइम पे, है ना। So besides themes from mythology and poetry were depicted at centers like मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़। तो बेसिकली बच्चों ये राजस्थान बेल्ट है आपका, ठीक है, तो ये आपका राजस्थान बेल्ट है। तो इसमें बहुत सारे पेंटिंग्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जो माइथोलॉजी से यानी हिंदू स्क्रिप्चर्स से लिए गए हैं, पुराने जमानों से लिए गए हैं। तो इस टाइप की पेंटिंग्स भी आपको काफी ज्यादा इन एरियाज में देखने को मिलते हैं। अनदर रीजन दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर पेंटिंग्स वाज हिमालयन फुटहिल्स यानी मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में भी बच्चों आपको काफी सारे पेंटिंग्स देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं बेटा हिमाचल में भी कई सारे मिनिएचर पेंटिंग्स अपने को देखने को मिलते हैं। तो बाय लेट 17th सेंचुरी ये जो रीजन था दैट हैड डेवलप्ड अ स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग जिसको आप कहते हो बाशोली। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि भाई बाशोली क्या होता है, बाशोहिली है, इट्स बाशोहिली, लेट्स राइट डाउन अगेन, ओके चलिए, इट्स बाशोहिली, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ पेंटिंग, a style of miniature painting पेंटिंग इन हिमाचल प्रदेश, एचपी लिख रहा हूं यहां पे बच्चों में,
ठीक है, तो इट्स अ टाइप ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन प्रैक्टिस इन हिमाचल प्रदेश। काफी बोल्ड थी, काफी इंटेंस स्टाइल की पेंटिंग थी, राइट। अब जो मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट जो यहाँ पे पेंट किया गया वो था भानुदत्त का रास मंजरी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, जो मोस्ट फेमस टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट किया गया, पेंट किया गया, वो था भानुदत्त का रास मंजरी, भानुदत्तास रास मंजरी। ठीक है, जब नादिर शाह ने इन्वेड किया दिल्ली को 1739 में, वाज एन इन्वेडर, ठीक, पर्शियन किंग था, पर्शियन इन्वेडर था, भारत में आया, लूट पाट के चला गया, साथ ही साथ जो पीकॉक थ्रोन था वो भी उठा के ले गया भाई। ठीक है, तो नादिर शाह ने इन्वेड किया 1739 के अंदर, दैट रिजल्टेड इन माइग्रेशन ऑफ मुगल आर्टिस्ट टू हिल्स टू एस्केप द अनसर्टेनिटीज ऑफ प्लेन्स। अब क्या हुआ कि भाई जो मुगल दरबार में जो आर्टिस्ट थे ना, वो जनरली भाग गए किधर, पहाड़ों की तरफ, ताकि भाई ये इन्वेडर से बच सके। नहीं तो इसका काम तो सिंपल है, लूट पाट मचाना, कुछ भी लूट देता, मार देता, कुछ नहीं जा रहा था उसका। तो इन्होंने सोचा कि भाई प्लेन एरियाज में तो काम वाम बचा नहीं है, तो ये जो मैक्सिमम काफी सारे मुगल पेंटर्स थे वो कहां पे चले गए, हिली एरियाज में चले गए। तो एज अ रिजल्ट आप देखते हो कि मिनिएचर पेंटिंग्स का जो कल्चर है वो हिमाचल प्रदेश में भी काफी इंटेंस अपने को देखने को मिलता है, राइट। चलिए, so they found patterns which led to the founding of कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब ये जो पेंटर्स थे इन्होंने क्या फाउंड किया, कांगड़ा पड़ता है हिमाचल में बच्चों, तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग को फाउंड किया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले इनको हिमाचल के अंदर जिन्होंने इनकी पेंटिंग्स को सराहा, इनके काम को अप्रिशिएट किया, इनकरेज किया। तो एज अ रिजल्ट कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो था इन्होंने फाउंड किया। ठीक है, तो बाय मिड 18th सेंचुरी जो कांगड़ा आर्टिस्ट थे, दे डेवलप्ड अ स्टाइल that gave new life to miniature painting। जो कांगड़ा आर्टिस्ट थे उन्होंने नया तरीका जनरेट किया मिनिएचर पेंटिंग्स को और खूबसूरत और शानदार और सुंदर बनाने का, राइट। तो ये जो सोर्स था इंस्पिरेशन का वो था वैष्णव ट्रेडिशंस। वैष्णव ट्रेडिशंस मतलब विष्णु भगवान को जो लोग मानते हैं, काफी ज्यादा बिलीफ रखते हैं उसमें, उनको हम वैष्णवाइट कहते हैं, राइट। तो सॉफ्ट कलर्स यूज किए जाते थे इंक्लूडिंग कूल ब्लूज एंड ग्रीन्स, और एक लिरिकल ट्रीटमेंट दिया जाता था थीम्स को, मतलब एक बहुत खूबसूरत, ऐसा लग रहा था कि आपने एक पोएट्री को वीव कर दिया हो पेंटिंग के ऊपर, राइट। तो सूदिंग कलर्स का यहाँ पे यूज किया जाता था, ठीक है, सॉफ्ट कलर्स यूज्ड। तो उससे बच्चे जो आपका पेंटिंग है वो काफी खूबसूरत लगता था। तो अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके के कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, सॉफ्ट एंड सूदिंग, खूबसूरत से। तो ये काफी कॉमन था भाई कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग में। एक नया तरीके का स्टाइल आप कह सकते हैं इन्फ्यूज किया था इन्होंने मिनिएचर पेंटिंग्स के अंदर, राइट। चलिए, एक छोटी सी प्यारी सी बात है। तो अभी हमने बहुत सारी चीजें बात की, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, हमने कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग को भी कवर किया है ना, हमने बात की बच्चों हमारे रिलीजन्स की, टेम्पल्स की, है ना, साथ ही साथ कथक डांसेस की, क्लासिकल डांस फॉर्म्स की। अब समय आ चुका है यार कि हम लोग बात करें एक बड़े खूबसूरत से रीजन की जहां का रसगुल्ला और मिष्टी दोई मेरा तो पर्सनल फेवरेट है। ठीक है, तो रसगुल्ला और मिष्टी दोई अगर आपने खाना है, एंजॉय करना है, तो जरूर से करें ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो। ठीक है, यानी मजाक कर रहा हूं बच्चे, कहीं से भी ऑर्डर करो, घर में मिष्टी दोई बनाओ, घर में खाओ, रसगुल्ला ले आओ अपने पास की पड़ोस की दुकान से, जैसा मन करे बच्चे वैसा कर लो, जो अच्छा लगता है खा लो भाई। ठीक है, एनर्जाइज रहने चाहिए, खुश रहने चाहिए, मजेदार रहना चाहिए, बस यही मोटो होना चाहिए जिंदगी का, है कि नहीं। चलिए, अब बात करते हैं ग्रोथ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज यानी बंगाल की। तो बंगाल एक खूबसूरत सा क्षेत्र है जो फेमस है अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए, अपनी मिठाइयों के लिए, अपनी दुर्गा पूजा के लिए, अपने कल्चर के लिए, है ना। तो उसी कल्चर को, उसी प्यारे से खूबसूरत से कल्चर को एक बड़ी नजदीक वाली नजर से, बारीकी वाली नजर से एक बार हम लोग भी देखेंगे। ठीक है, लेट्स लुक एट द क्लोजर लुक ऑफ बंगाल। सो एज वी सॉ एट द आउटसेट, यानी बेसिकली कई बार हम लोग जो रीजन है वहां के लोगों को वहां की लैंग्वेज से आइडेंटिफाई करते हैं। बंगाल के लोग जैसे बंगाली बोलते हैं, तो बंगाली का मतलब सिर्फ उनकी भाषा नहीं बट उनका कल्चर भी है, ठीक है, उनका रीजन भी है। तो वी अज्यूम दैट पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली। हाउएवर, मजा आपको ये जान के आएगा कि बंगाली इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ लैंग्वेज दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। तो ऐसा माना जाता है कि बंगाली जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। ठीक है, अर्ली संस्कृत टेक्स्ट सजेस्ट दैट जो पीपल ऑफ बंगाल थे दे डिड नॉट स्पीक संस्कृत लैंग्वेज। फिर कहां से ये नई लैंग्वेज आई? ठीक है, अगर हम पहले पुराने बंगाली टेक्स्ट की बात करें तो कहते हैं भाई वहां के लोग, बंगाली लोग थे जो थे बंगाल वाले, संस्कृत नहीं बोलते थे, नॉर्मल सी बात। तो भाई कहां से संस्कृत से इमर्ज कर गया? चले, तो जो 4th 3rd सेंचुरीज थे, ठीक है, 3rd 4th सेंचुरी से अगर हम बात करें,
जो कमर्शियल टाइज थे दैट बिगैन टू डेवलप बिटवीन बंगाल एंड मगध। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है भाई, जो आपके 4th सेंचुरीज थे, 3rd 4th सेंचुरी था, राइट, एट दिस टाइम पे जो आपके ट्रेड्स थे, ठीक है, जो आपके ट्रेड थे दैट स्टार्टेड डेवलपिंग बिटवीन बंगाल एंड आपका मगध। ठीक है, तो बंगाल और मगध के चलते आपके बहुत सारे ऐसे टाइज थे जो बनने शुरू हो गए। और अगर आप मगध की बात करें तो बच्चे जो मगध है आपका, वो कहीं ना कहीं फॉल करता है कहां पे, मॉडर्न डे बिहार के अंदर, राइट, वेरी सिंपल। चलिए, अब मजेदार बात ये देखने वाली बात क्या है कि भाई किस तरीके से कल्चर्स आपके मिंगल हो गए। चलो एक काम करो, तुमको देता हूं मैं 2 सेकंड का वाटर ब्रेक, और इस वाटर ब्रेक में काम करिए फटाफट से, जल्दी से भाई, क्या करना है आपको, रसगुल्ला खा के आना है, क्योंकि बंगाल की बात चल रही है। जल्दी से आओ फटाफट से। हाँ जी, खा लिया रसगुल्ला। चलिए, रसगुल्ला अगर खा चुके हो तो भाई जल्दी से आ जाओ मेरे साथ फटाफट से। चलिए, तो हम लोग बात करें बच्चों बंगाल के। अब सवाल ये उठता है कि बंगाल टेक्स्ट कहते हैं कि भाई संस्कृत ये लोग बोला नहीं जानते थे, तो संस्कृत भाषा से बंगाली डिराइव कैसे हुआ। अब एक हमको और जानने को बात मिलती है कि भाई 3rd 4th सेंचुरी एडी से क्या था कि ये जितने भी हमारे मजेदार वाले आप कह सकते हैं बंगाल और मगध के क्षेत्र थे, यानी मगध पड़ता है बिहार वाले रीजन में, इनके बीच में ट्रेडिंग हुआ करती थी, यानी व्यापार वगैरह हुआ करता था। ठीक है, तो वहां से हो सकता है कि भाई इनको संस्कृत का इन्फ्लुएंस मिल गया हो। ड्यूरिंग 4th सेंचुरी जब गुप्ता डायनेस्टी थी तो स्टैब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर नॉर्थ बंगाल। ठीक है, 4th सेंचुरी में, 4th सेंचुरी में बच्चों तो आपकी गुप्ता डायनेस्टी थी, दैट स्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर नॉर्थ बंगाल। राइट, अच्छा, अब यहां पे इन्होंने ब्राह्मण्स को सेटल करना स्टार्ट कर दिया। अब ब्राह्मण्स उस टाइम पे संस्कृत बोलते थे, राइट, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, स्टार्टेड सेटलिंग ब्राह्मण्स। नाउ हेंस जो कल्चरल इन्फ्लुएंस था और जो लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस था बच्चों, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ना स्टार्ट हो गया फ्रॉम द गंगा वैली एंड इट्स बिकम स्टार्ट गेटिंग स्ट्रॉन्गर, राइट। अब 7th सेंचुरी में जो चाइनीज ट्रैवलर जुआन जांग आए थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया दैट लैंग्वेजेस रिलेटेड टू संस्कृत वर इन यूज ऑल ओवर बंगाल। तो 7th सेंचुरी में एक चाइनीज ट्रैवलर आए जिनका नाम था जुआन जांग। इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि भाई संस्कृत भाषा से जो जुड़ी हुई भाषा है वो पूरे बंगाल में बोली जा रही है, राइट। चलिए, अब मजे की बात ये, जब हम बात करते हैं ना कि बंगाली का कनेक्शन जो है वो संस्कृत से कैसे, तो उसका बहुत सिंपल सा हिस्टोरिकल अप्रोच मिलता है कि 4th सेंचुरी में गुप्ता रूलर्स ने अपना स्टैब्लिश कर लिया था कंट्रोल नॉर्थ बंगाल के रीजन में। वहां पे बहुत सारे ब्राह्मणों को उन्होंने बसा दिया। अब ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे, तो उनका जो कल्चरल इन्फ्लुएंस था, लैंग्वेज इन्फ्लुएंस था, वो धीरे धीरे काफी सारा पूरे रीजन में फैलता चला गया। तो 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो बंगाल था दैट बिकेम द सेंटर ऑफ रीजनल किंगडम अनदर अंडर पाल डायनेस्टी। ठीक है, तो 8th शताब्दी में, 8th सेंचुरी में आपकी बंगाल के अंदर जो थे भाई पाल रूलर्स आ गए, पाल डायनेस्टी आ गई, राइट। तो बंगाल के अंदर आ गई आपकी पाल डायनेस्टी। नाउ बंगाल वॉज रूल्ड बाय देन बिटवीन 14th एंड 16th सेंचुरीज बंगाल को सुल्तान्स रूल कर रहे थे, इंडिपेंडेंट सुल्तान्स। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि 1586 में जब अकबर ने बंगाल को कॉन्कर किया तो उन्होंने बंगाल को एक सूबा बना दिया, एक प्रोविंस बना दिया, एक स्टेट बना दिया, राइट। चलिए, सो वाइल पर्शियन वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाली जो थी एक तरीके से रीजनल लैंग्वेज के फॉर्म में डेवलप होनी स्टार्ट हो गई। कामकाज के लिए, ऑफिशियल कामकाज के लिए तो पर्शियन भाषा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बंगाली भाषा जो थी बच्चों, वो कहीं ना कहीं रीजनल फॉर्म में, रीजनल लैंग्वेज में डेवलप होना स्टार्ट हुई, राइट। चलिए, इनफैक्ट अगर हम बात करें 15वीं शताब्दी की, फिर टॉक अबाउट 15th सेंचुरी, राइट, अगर आप 15वीं शताब्दी की बात करते हैं 15th सेंचुरी बंगाली ग्रुप की, ठीक है, सो दैट केम टू बी यूनाइटेड बाय कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज दैट वाज बेस्ड ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन। तो अगर हम बात करें 15वीं शताब्दी की, तो बहुत सारी ऐसी बंगाली बोलियां थी जो कि लोग अलग अलग फॉर्मेट में बोल रहे थे। अब एक भाषा को बोलने का तरीका अलग अलग होता है, राइट, तो उसको हम कहते हैं बोली। तो अलग अलग ऐसी बोलियां थी जो फाइनली जो थी एक तरीके से यूनाइटेड हो रही थी ऑन द बेसिस ऑफ वेस्टर्न पार्ट, जिसको आप आज वेस्ट बंगाल के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है, इसलिए बंगाली को आप कह सकते हैं कि इट्स डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, बट इट्स पास थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन। यानी आप ये कह सकते हैं कि बंगाली भाषा भले ही संस्कृत भाषा से निकली हो, डिराइव हो, लेकिन बहुत सारे चेंजेस को उसने अंडरगो किया है, राइट। चलिए, ऑल्सो वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृत वर्ड्स, जो कि बहुत सारे अलग अलग ट्राइबल लैंग्वेजेस से, पर्शियन लैंग्वेजेस से, यूरोपियन लैंग्वेजेस से आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं मॉडर्न बंगाली का पार्ट बन चुके हैं, राइट। सो बंगाली that derived from Sanskrit is now altogether a very different language, ठीक है। तो जिस बंगाली का ओरिजिनेशन संस्कृत लैंग्वेज से डिराइव होकर हुआ है, उसमें बहुत सारी अनेक भाषाओं के भी शब्द जो है मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, राइट। सो अर्ली बंगाली लिटरेचर को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऐसा जो संस्कृत इन्फ्लुएंस्ड है, और दूसरा ऐसा जो संस्कृत से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट बंगाली लिटरेचर। संस्कृत इन्फ्लुएंस्ड एंड नॉन संस्कृत इन्फ्लुएंस्ड। तो थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, साफ साफ कर लेते हैं, नहीं लाइफ नहीं आएगा, है ना। चलिए, हाँ जी भाई। तो दो तरीके से आप बंगाली लिटरेचर को देख सकते हैं। पहला ऐसा है जो कि संस्कृत भाषा से इन्फ्लुएंस्ड है, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इफेक्टेड है, और दूसरा ऐसा है कि जो कि बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं है, राइट। द फर्स्ट इंक्लूड ट्रांसलेशंस ऑफ संस्कृत एपिक्स, द मंगल काव्य, राइट, एंड भक्ति लिटरेचर सच एज बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य देव, जो कि वैष्णव भक्ति मूवमेंट के लीडर थे। तो अगर पहले वाले की बात करें, अगर संस्कृत इंस्पायर्ड की बात करें, तो इसमें क्या है कि मंगल काव्य, यानी कि ऐसे सॉन्ग्स, ऐसे भजन जो अच्छे शुभ कामों में गाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, उसका ट्रांसलेशन है। और दूसरा जो है भाई हमारे जो चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महादेव थे, ऐसे भक्ति सेंट्स की जो लाइफ बायोग्राफी है, उसका ट्रांसलेशन है बंगाली भाषा के अंदर, राइट। चलिए, अब दूसरे की बात करते हैं। सेकंड इंक्लूड्स नाथ लिटरेचर। जो सेकंड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ संस्कृत है, तो उसमें बहुत सारे नाथ लिटरेचर हैं, जैसे मयनमती गोपी चंद्र के गाने हैं, कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि धर्म ठाकुर की वर्शिप से रिलेटेड हैं, और साथ ही साथ परियों की कहानियां, ऐसी कई सारी फोक टेल्स। तो इस तरीके की कहानियां जो हैं वो आपके सेकंड कैटेगरी में आती। पहली कैटेगरी जो संस्कृत से इंस्पायर्ड है, ये वो कैटेगरी है जो संस्कृत से इंस्पायर्ड नहीं है, ठीक है। जैसे मयनमती गोपी चंद्र और धर्म ठाकुर कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। जो नाथ थे एक तरीके से साधु थे बच्चों, ठीक है, हु एंगेज इन वैरायटी ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस, जो बहुत सारा योगिक प्रैक्टिसेस करते थे, है ना, साधनाएं वगैरह करते थे, और उनको हम कहते हैं नाथ लोग। तो पहले तो वो हो गए। दूसरी चीज, ये जो पर्टिकुलर गाना है दैट वाज ऑफन एनैक्टेड, दैट डिस्क्राइब्स कि हाउ मयनमती, जो कि एक राजा है, उन्होंने अपने बेटे गोपी चंद्र को क्या कहते हैं, एनकरेज किया वैराग्य का पाथ जो है वो ऑब्टेन करने के लिए, अपनाने के लिए, और सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए। धर्म ठाकुर जो है एक लोकल भगवान है, एक रीजनल डीटी है, जिनको कई बार एक पत्थर या फिर लकड़ी के फॉर्म में पूजा जाता है। तो ये तीन लोगों की कहानी है, मयनमती, गोपी चंद्र और धर्म ठाकुर, ठीक है। तो मयनमती कौन है, एक राजा है, गोपी चंद्र उनके बेटे हैं, जिनको वो इनकरेज करती हैं कि भाई आप साधना से, भक्ति से जो है सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करिए। और धर्म ठाकुर जो है वो एक लोकल गॉड हैं, जिनको जनरली पत्थर में या फिर लकड़ी में पूजा जाता है, ठीक है, उनकी मूर्ति वगैरह बना के। नाउ पहली बात तो ये कि बच्चे जो पहले कैटेगरी के टेक्स्ट यानी संस्कृत इंस्पायर्ड हो, कंपैरेटिवली इजियर है, एज बहुत सारी बुक्स यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको मिली हैं, उसको इंडिकेट करते हुए कि भाई ये कंपोज किए गए थे लेटर 15th सेंचुरीज के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड कैटेगरी वाली, जो कि संस्कृत पर डिपेंडेंट नहीं है, वो ओरली पास ऑन हुए हैं बच्चे, और प्रिसाइजली हम ये नहीं बता सकते कि वो कब लिखे गए थे, ठीक है। तो दे वर पर्टिकुलरली पॉपुलर इन ईस्टर्न बंगाल, ईस्टर्न बंगाल में ज्यादा पॉपुलर है, जो आपके सेकंड है संस्कृत इंडिपेंडेंट टेक्स्ट है, ठीक है, जहां पे ब्राह्मणों का जो इन्फ्लुएंस था वो कंपैरेटिवली वीक था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है भाई जानने वाली, कि दोनों का अलग अलग इन्फ्लुएंस है अपना। पीर और मंदिरों की बात करते हैं बच्चे, पीर्स और टेम्पल्स की बात करते हैं। 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि वेस्ट बंगाल के लेस फर्टाइल यानी कम उपजाऊ वाले क्षेत्रों से माइग्रेट करना शुरू कर गए थे। बहुत सिंपल सी बात है, कम उपजाऊ होगा तो किसान को कोई फायदा है नहीं। तो दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू फॉरेस्ट एरियाज एंड एरियाज ऑफ साउथ ईस्ट बंगाल। तो साउथ ईस्ट बंगाल में कंपैरेटिवली ज्यादा घने जंगल थे, ज्यादा फर्टाइल जमीनें थी, तो लोग वेस्टर्न बंगाल से साउथ ईस्ट बंगाल मूव करना स्टार्ट कर दिए।
तो जब ये ईस्ट की तरफ बढ़े, इन्होंने जंगलों को काटा और वहां पे खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ग्रेजुअली जो लोकल कम्युनिटीज थी मछुआरों की एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स यानी वो लोग जो थोड़े समय किसी एक जमीन पे काम करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, उसके बाद किसी और जमीन पे खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो इनकी कम्युनिटीज थी बच्चों, और साथ ही साथ जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी, तो दे मर्ज्ड विद द न्यू कम्युनिटीज ऑफ पीजेंट्स। तो अब ऐसे लोग जो कि वेस्ट बंगाल को छोड़ के साउथ ईस्ट बंगाल की तरफ बढ़ रहे थे, उन्होंने जंगलों को काटा, वहां पे खेती बाड़ी करना स्टार्ट की। तो वहां पे जो पहले से मौजूद लोग थे, मछुआरे हो गए, आपके शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हो गए, ये जो थे, इन लोग के साथ नए जो पेजेंट्स आए थे, नए फार्मर्स आए थे, घुल मिल करके रहने लगे। नाउ दिस कोइंसाइडेड विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल विद द कैपिटल एट ढाका। अब जब मुगलों ने बंगाल पे अपना कब्जा जमाया और अपना एक कैपिटल बनाया ढाका के ऊपर, तो जो ऑफिशियल्स थे एंड जो फंक्शनरीज थे, यानी वहां के जो राजा के मंत्री वगैरह थे, उन्होंने बहुत सारा जो जमीन था बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, उन्होंने राजा से क्लेम कर लिया। अब मुगल एम्परर क्या करेगा भाई, अपने जो ऑफिशियल्स हैं, मंत्री, उनको क्या करते थे लोग, जमीनें वगैरह बांटते थे। अब बेचारा क्या हुआ कि भाई जो मुगल ऑफिशियल्स के जनरली जो मंत्री वगैरह थे मुस्लिम्स थे, ठीक है, इस्लाम धर्म फॉलो करते थे, तो उनको जो जमीनें मिली उस पर इन्होंने मस्जिदें बनाना स्टार्ट कर दी, मॉस्क कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दैट सर्व्ड एज सेंट्रल फॉर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो अर्ली सेटलर्स थे, दे सॉट सम ऑर्डर एंड एश्योरेंस इन द अनस्टेबल कंडीशंस ऑफ न्यू सेटलमेंट्स। तो कहने का सिंपल सा मतलब है बच्चों कि अभी ये लोग अच्छा खासा रह रहे थे यहाँ पे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन दिक्कत क्या है, जब मुगलों ने बंगाल पे कब्जा किया, जब मुगलों ने बंगाल के ऊपर अपना स्टैब्लिशमेंट किया, सुप्रीमेसी स्टैब्लिश की, तो वहां पे भाई बहुत सारे जगहों पे जो उनके ऑफिशियल्स थे, मंत्री थे, उनको जमीनें मिल गई, उन्होंने उस पर मस्जिदें बनानी स्टार्ट कर दी। तो बहुत सारे लोग जो थे कहीं ना कहीं धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगे, उनका रिलीजन भी चेंज होने लगा। राइट, चलिए, जो अर्ली सेटलर्स थे, जो पहले से वहां पे रह रहे थे, उनको कुछ अश्योरेंस चाहिए था भाई, उनको ऑर्डर में कुछ अश्योरेंस चाहिए था, उनको चाहिए था कि यार कहीं ना कहीं ठीक ठाक सब कुछ चलता रहे। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई इतने अनस्टेबल हो चुके थे कंडीशंस, इतने बेकार हो चुके थे कंडीशंस, कि उनके लिए भी कहीं ना कहीं रुकना या फिर रहना काफी मुश्किल होता जा रहा था। ठीक है, अब नाउ दीज वर प्रोवाइडेड बाय कम्युनिटी लीडर्स, जो कि कई बार टीचर्स के फॉर्म में भी भाई वर्क करते थे। ठीक है, सो दीज वर वेरी वेरी सिंपल, ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि लोगों को गाइड करते थे, लोगों के जो लीडर्स थे, समाज के जो लीडर्स थे, दे वर्कड एज टीचर्स ऑल्सो। ठीक है, एंड कई बार ऐसे लोग थे, इनको कहा जाता था कि भाई इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, है ना, या जो टीचर्स हैं, तो टीचर्स को पीर भी कहते हैं। ठीक है, तो कई बार ये जो टीचर्स थे, कई बार ये जो हमारे जबरदस्त वाले एकदम कह सकते हैं ना प्रैक्टिशनर्स थे, जो लोगों को गाइड करते थे, कई बार ऐसा माना जाता था कि इन पास सुपर नेचुरल पावर्स, एकदम सुपरमैन वाली शक्तियां। राइट, सो पीपल, इनको कई बार लोग जो थे इनको बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहते थे पीर। पीर का मतलब होता है एक मेंटोर, एक टीचर, एक गाइड। राइट, तो ये जो टर्म है दैट इंक्लूडेड सेंट्स और सूफीज, या कोई भी ऐसे रिलीजियस पर्सनालिटीज। ठीक है, एंड वेरी वेरी सिंपल बच्चों कि बहुत सारे ये जो पीर थे, मतलब बहुत सारी बातें बताते थे। तो दिस टर्म इंक्लूडेड सेंट्स और सूफीज एंड अदर रिलीजियस पर्सनालिटीज, कॉलोनाइजर्स एंड डिफाइड सोल्जर्स। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कई बार ह्यूमन फॉर्म को नेचर से रिलेट करके बताते थे, जिनको हम एनिमिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पीर्स का जो संस्था था, जो पीर्स का ऑर्गेनाइजेशन था, जो पीर्स का कल्ट था, ये ओवर द टाइम बच्चों काफी ज्यादा पॉपुलर होता चला गया, है ना। एंड इन पीर के जो श्राइन्स हैं, पिलग्रिमेज हैं, जो तीर्थ हैं, आपको काफी जगह बंगाल में आज भी देखने को मिल जाएंगे। राइट, चलिए, बंगाल में बच्चों एक टेम्पल बिल्डिंग यानी मंदिर बनाने का जो एक दौड़ था, वो भी आपको काफी देखने को मिलता है। टेम्पल बिल्डिंग स्प्री जिसको आप कहते हैं, मंदिरों को बनाने की दौड़ है, लेट 15th सेंचुरी में ये भी काफी देखने को मिलती है, दैट कल्मिनेटेड इन 19th सेंचुरी। तो हमने ये भी देखा बच्चे, जो टेम्पल्स हैं, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, वो कहीं ना कहीं पावर का, शक्ति प्रदर्शन का भी एक बहुत बड़ा सिंबल माने जाते हैं, है ना। चलिए, टू बोथ डेमोन्स्ट्रेट द पावर एंड प्रोक्लेम देयर पिटी। बहुत सारे ऐसे ब्रिक और टेराकोटा टेम्पल्स मिले हैं बंगाल में, जो कि बहुत सारे सोशल ग्रुप्स के सपोर्ट में बनाए गए थे। ठीक है, टेराकोटा एक तरीके का क्ले होता है बच्चे, तो टेराकोटा टेम्पल्स। नाउ सच एज द कोलू, द ऑयल प्रेसर्स एंड कंसारी, जो बेल मेटल वर्कर्स थे। ठीक है, यानी जो बेल बनाते थे, मेटल के सामान बनाते थे, उनको हम कहते थे कांसारी, और जो तेल निकालते थे ना सरसों वगैरह का, उनको हम कहते थे कोलू। तो इनके रिस्पेक्ट में, इनको थोड़ा सा जस्टिस दिलाने की वजह से भी कुछ ऐसे टेम्पल क्रिएशंस आपको बंगाल में देखने को मिल जाते हैं। राइट, सो द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज जो थे, इन सोशल ग्रुप्स को बिलोंग करते थे, उन्होंने इन बेनिफिट्स को काफी ज्यादा गेन किया। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल को कंट्रोल करना स्टार्ट किया।
राइट। तो जैसे ही बच्चे जो हमारे सोशल ग्रुप्स थे, जो डिप्राइव ग्रुप्स थे, जब इनके कहीं ना कहीं सोशल और इकोनॉमिक पोजीशंस इंप्रूव होने स्टार्ट हुए, बेहतर होने स्टार्ट हुए, सो दे प्रोक्लेम देयर स्टेटस थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल्स, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्टिंग टेंपल्स। तो जब इनके पास पैसे आने स्टार्ट हुए, अपने सोशल स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने क्या बनाया, मंदिर बनवाने शुरू किए, क्योंकि मंदिर उस टाइम पे पावर और प्रेस्टीज और मान सम्मान का एक बहुत बड़ा सिंबल था, राइट। सो जब लोकल भगवान जो थे, जब लोकल डीटीज थे, वंस वर्शिप इन thatched huts in villages gained the recognition of Brahmins, their images began to be housed in temples, और जो टेम्पल्स थे, दे स्टार्टेड कॉपिंग द डबल रूफ्ड और 4 रूफ स्ट्रक्चर ऑफ thatched huts। अब क्या हुआ कि जो भगवान पहले नॉर्मल ऐसे छोटे छोटे मंदिरों में, घर के बने हुए मंदिरों में रखे जाते थे, अभी उनको प्रॉपर बच्चों टेम्पल्स मिल रहे थे, उनको प्रॉपर रिकॉग्निशन मिल रहा था, और कहीं ना कहीं जो हट का स्ट्रक्चर है, डबल रूफ का, 4 रूफ का, ये आपको नए नए टेंपल्स में देखने को मिलता है। तो इसके चलते एक नया बंगाली स्टाइल जो है ना, कहीं भाई टेंपल आर्किटेक्चर के अंदर जनरेट होना स्टार्ट हो गया। तो लेट टू एवोल्यूशन इन टेंपल आर्किटेक्चर, इन टेंपल आर्किटेक्चर, ठीक है, चलिए। सो कंपैरेटिवली जो 4 रूफ यानी 4 रूफ स्ट्रक्चर था, कुछ इस प्रकार का, राइट, जहां पे 4 ट्रायंगुलर रूफ्स को प्लेस किया जाता था 4 वॉल्स के ऊपर, ठीक है, 4 ट्रायंगुलर रूफ्स, ट्रायंगुलर ऐसे करके है ना, कुछ इस टाइप से बनता होगा बच्चों, है ना। तो 4 तरीके के, ये मैंने बहुत ही खराब सा बना दिया है, तो 4 तरीके के ट्रायंगल, ऐसे 4 ट्रायंगुलर शेप में छतें थी, तो उनको एक के बाद एक के बाद एक ऐसे रखा जाता था, राइट। सो दैट इज हाउ द 4 रूफ्ड स्ट्रक्चर वाज कंपोज, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स सा बनाना। टेम्पल्स को यूजली स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करते थे, ठीक है, यानी ऐसा करके स्क्वायर प्लेटफॉर्म बनाते थे, और उस पर टेम्पल्स को बिल्ड किया जाता था, बनाया जाता था, राइट। इंटीरियर काफी प्लेन था, बाहर की वॉल्स जो थी वो बहुत खूबसूरती से डेकोरेट की जाती थी, काफी सारे सुंदर सुंदर पेंटिंग से, काफी सारे हीरे जवाहरात भी कई बार लगा दिए जाते थे, टाइल्स लगाए जाते थे बहुत सुंदर, और अंदर कंपैरेटिवली मतलब सिंपल रखा जाता था, ठीक है। जैसे कुछ टेम्पल्स हैं, लाइक विष्णुपुर है, बांकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में, विष्णुपुर बांकुरा डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, सच डेकोरेशंस रीच अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्सेलेंस। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, तो धीरे धीरे करके ये जो सोशल ग्रुप्स थे, जब इनके पास पावर आना शुरू हुआ, बेहतर पैसे आने लगे, इन्होंने मंदिर बनवाने स्टार्ट किए, वही आर्किटेक्चर को, मतलब कहीं ना कहीं जो पहले झोपड़ियों में मंदिर रखे जाते थे, लोकल गॉड्स को रखा जाता था, उनको एक वहां से इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल में बड़े मंदिरों में रखा जाने लगा, जिसके अंदर तो इंटीरियर तो काफी सिंपल होता था, नॉर्मल होता था, बाहर की दीवारें जो थी वो काफी खूबसूरत होती थी। ऐसे एक बड़ा खूबसूरत सा एग्जाम्पल है विष्णुपुर का, जो कि बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वेस्ट बंगाल के। तो यहाँ पे जो मंदिर कंस्ट्रक्शन की टेक्निक थी वो और ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी थी, ठीक है। अब फिश की बात करते हैं कि मछली, आप जाएंगे बंगाल तो काफी ज्यादा खाई जाती है ना, काफी ज्यादा फिश खाई जाती है। तो फिश एज अ फूड, ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स हैं जनरली आपके लोकली अवेलेबल आइटम्स पर डिपेंड करती हैं, जो आपके आसपास आसानी से मिल जाएगा, आप जनरली उसको कंज्यूम करोगे। बंगाल एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत सारा राइस एंड फिश होता है ना। बंगाल में राइस और फिश जो है दोनों बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा आपको, राइट। सो बेसिकली ये जो 2 आइटम्स हैं, ये इवन गरीब भी बहुत आराम से खा सकता है, बिकॉज बहुत क्वांटिटी में मिलता है वहां पे। नाउ फिशिंग हैज ऑलवेज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, और बंगाली लिटरेचर में बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस दिए गए हैं फिश को लेकर के, राइट। So what is more is terracotta plaques on walls of temples and vihars that depict scenes of fish being dressed and taken to markets in baskets। तो अगर आप बात करोगे पेंटिंग्स की, तो पेंटिंग्स के अंदर भाई मछलियों को ड्रेस्ड अप दिखाया है, मछलियों को प्रॉपर कपड़े पहना करके बास्केट में एकदम मार्केट वार्केट लेके जाया जा रहा है। तो इस तरह की पेंटिंग्स भी वहां पे दिखाई गई हैं, ठीक है। तो फिश का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है। हालांकि जो ब्राह्मण थे बच्चे, उनको नॉन वेजिटेरियन फूड खाना अलाउड नहीं था, बट पॉपुलैरिटी ऑफ द फिश इन द लोकल डाइट दैट मेड सम चेंजेस, ठीक है। अब क्या था, ब्राह्मण्स, भाई सिंपल सी बात है, ब्राह्मण्स नॉनवेज नहीं खा सकते, नॉट अलाउड नॉन वेजिटेरियन फूड, राइट। बट दिक्कत क्या हुआ भाई कि
जो वहां पे अवेलेबल डाइट थी भाई, जिसकी बहुतायत ज्यादा है, जिसको ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, आप ज्यादा जल्दी खा पाओगे। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि रिलैक्सेशन लाया गया है इस रूल में कि जो बंगाली ब्राह्मण हैं वो मछली को कंज्यूम कर सकते हैं। बृहधर्म पुराण जो कि 13th सेंचुरी में एक टेक्स्ट लिखा गया है बंगाल का, दैट परमिटेड द लोकल ब्राह्मण्स टू हैव द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिश। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, एक एक्सेप्शन लाया गया बिकॉज ऑफ द लिविंग कंडीशंस को देखते हुए कि भाई जो बंगाली ब्राह्मण हैं वो जो है मछली खा सकते हैं। ठीक है, तो बृहधर्म पुराण लिखी गई थी 13th सेंचुरी में बंगाल के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग इस चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया गया दैट जो आपके सर्टेन वैरायटीज, कुछ वैरायटीज है मछली की जो कि बंगाली ब्राह्मण कंज्यूम कर सकते हैं। राइट, सो दैट इज हाउ द फिश गेन इंपॉर्टेंस एज फूड। चलिए, अब इसी के साथ बहुत जल्दी, बहुत कहानी बहुत लंबी करते करते हम एक पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जहां पे मैं आपसे बात करूंगा कि भैया दुनिया में क्या चल रहा था। भारत में तो हमने बहुत सारी बात कर ली, मच्छी भी देख ली, मच्छी फ्राई भी देख ली, चावल भी देख लिए, सब देख लिया भाई, लेकिन अब दुनिया में क्या चल रहा था? दुनिया में चल रही थी भगदड़। 18वीं शताब्दी तक बच्चों जो यूरोप था ना, that saw themselves as the subjects of an empire। बहुत सिंपल सी बात है, ऑस्ट्रो हंगरी की बात करता हूं। पहले के जमाने में 18वीं शताब्दी में जो यूरोपियन लोग थे वो किसी एक देश को बिलोंग नहीं करते थे, उनके एक राजा थे और उस राजा का मल्टीपल एरियाज में राज्य था। अब मल्टीपल एरियाज में अलग अलग कल्चर के लोग रहा करते थे, अपने आप में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे ऑस्ट्रो हंगरी का जो एम्पायर था बच्चे, उसमें बहुत डिफरेंट वैरायटी के लोग आते थे। अभी जब आप लोग क्लास 10 में जाओगे तो इन डिटेल भी पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, डिफरेंट अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले लोग रहते थे, उनके बीच में एक ही कॉमन बॉन्ड था कि उनका राजा सेम था और कोई यूनिटी नहीं थी उनके बीच में। राइट, या मेंबर्स ऑफ चर्च जैसे कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, बट लेट 18th सेंचुरी से लोगों ने अपने आप को कॉमन लैंग्वेज से डिनोट करना स्टार्ट किया। ठीक है, लेट 18th सेंचुरी के अंदर लोगों ने अपने आप को कॉमन लैंग्वेज बोलने वाले लोगों से डिनोट करना स्टार्ट किया, जैसे फ्रेंच हो गए, जर्मन हो गए। 19th सेंचुरी तक जो रोमानिया स्कूल के जो टेक्स्ट बुक्स थे, इन्होंने रोमानियन भाषा में लिखना स्टार्ट कर दिया रादर देन ग्रीक लैंग्वेज। हंगेरी में जो हंगेरियन थे, दैट वाज अडॉप्टेड ऑफिशियल लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ लैटिन। तो कहीं ना कहीं लोग लैंग्वेजेस से अपने आप को रिलेट कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट्स थे जो कहीं ना कहीं बच्चे जिन्होंने एक लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटी को दूसरे से अलग या डिस्टिंक्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे करके बच्चे 3 बड़े बड़े प्रोसेसेस हुए थे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी और ब्रिटेन, जिसमें एक जैसी भाषा बोलने वाले लोगों को एक जगह पे स्ट्रॉन्ग एकदम अच्छे से करके रखा गया था। हालांकि इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगा था, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, बहुत सारे बैटल्स हुए थे। वो सारे बैटल्स को हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। फिलहाल बहुत बेसिक सी बात है कि भाई 18th सेंचुरी के बाद से दुनिया भर में, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर या अलग अलग देशों के अंदर बच्चे अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स के अंदर लोगों के बीच में भाषा के बेसिस पे यूनिटीज बनना स्टार्ट हुई। राइट, तो एक बहुत ही कमेंडेबल बात है अपने आप में कहीं ना कहीं। जैसे ग्रीक भी बच्चों, कहीं ना कहीं ग्रीस भी एक तरीके से ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था, बट ग्रीक लोगों ने भी अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई छेड़ी, अपने कल्चर को बचाने की लड़ाई छेड़ी, और फाइनली 1832 में जाके बच्चे ग्रीस जो था मतलब वो इंडिपेंडेंट हुआ था। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारी कहानियां हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, जहां पे आपको अलग अलग रीजन, अलग अलग कल्चर्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग संस्कृति देखने को मिलती है। भारत की कहानी बहुत खूबसूरत है, इसी तरीके से वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। चलिए, तो एक और खूबसूरत कहानी के साथ मैं मिलूंगा आपसे कब? आपके अगले क्लास में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय बच्चों, स्टे ट्यून्ड विद PW। मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी। टेक केयर।